शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन 271। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द MPFI सिस्टम। MPFI का मतलब है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। भाई हमारे मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का चित्र दिया गया है और यहाँ पर ये जो पार्ट है इसको इसने लिख रखा एक्स, इस पार्ट का नाम पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है फ्यूल फिल्टर, इसको हम ईंधन फिल्टर कहेंगे। बी है इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप है, इलेक्ट्रिकल ईंधन पंप है। सी है प्रेशर रेगुलेटर और डी है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। तो जो ये पार्ट यहाँ पर दिया गया है ये पार्ट हमारा है इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपने याद रखना ये इसका काम क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप प्राइमरी रोल इज टू प्रेशराइज एंड डिलीवर फ्यूल टू द इंजन फ्यूल रेल। इसका जो प्राइमरी फंक्शन है क्या करता है, फ्यूल को प्रेशर देता है और उसको डिलीवर करता है इंजन की फ्यूल रेल में, आगे उसको भेज देता है प्रेशर के साथ। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप है, किसमें? MPFI में, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 272। व्हाट इज द फायरिंग ऑर्डर फॉर 4 सिलेंडर इंजन। 4 सिलेंडर इंजन के लिए फायरिंग क्रम क्या होगा? भाई हमारा इंजन है उसमें सिलेंडर हमारे 4 है, तो इसमें पूछा गया उसका फायरिंग ऑर्डर क्या होगा। तो समझते पहले फायरिंग ऑर्डर होता क्या है। फायरिंग ऑर्डर रेफर्स टू अ स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच द सिलेंडर ऑफ द मल्टी सिलेंडर इंजन फायर्स और इग्नाइट। भाई हमारे पास ऐसे 4 इंजन हैं, तो 4 इंजन में से पहले किस में आग लगेगी? पहले में लगेगी, दूसरे में लगेगी, तीसरे में लगेगी या चौथे में लगेगी। उसके बाद पहले में लगने के बाद फिर कौन से सिलेंडर में आग लगेगी। तो ये जो सीक्वेंस है ये बहुत ही क्रूशियल होती है ताकि हमारा जो इंजन है स्मूथली रन कर सके, एफिशिएंटली मूव कर सके। तो ये सीक्वेंस एक ऐसे नहीं है किसी भी सीक्वेंस में ये फायरिंग ऑर्डर हो जाएगा, इसकी एक सीक्वेंस होती है। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है ए 1 3 4 2, बी है 1 2 3 4, सी है 2 3 1 4 और डी है 3 1 4 2। तो याद रखना भाई जो 4 सिलेंडर इंजन में जो फायरिंग ऑर्डर है ये यूज किया जाता है 1 3 4 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए पर टिक करेंगे। यानी कि जो फायर है, जो कंबस्टन है, सबसे पहले 1 नंबर सिलेंडर में होगी, इसके बाद 3 नंबर देखो 1 2 3 4, इसके बाद इस सिलेंडर में फायरिंग होगी, 3 के बाद इस सिलेंडर में फायरिंग होगी और फिर इसके बाद इस सिलेंडर में फायरिंग होगी। तो सीक्वेंस कैसे रहती है हमारे 4 सिलेंडर में? पहले सिलेंडर में पहले आग लगेगी, फिर तीसरे सिलेंडर में, फिर 4th सिलेंडर में, फिर 2nd सिलेंडर में। तो 1 3 4 2 ये सीक्वेंस रहती है। तो यही फायरिंग ऑर्डर हम यूज करते हैं ताकि हमारा इंजन स्मूथली चल सके। और जो उसमें वाइब्रेशन होती है, क्योंकि कंबस्टन जब होता है झटके लगते हैं, तो जो वाइब्रेशन है वो भी क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके, कम से कम हो सके। तो आपने ये डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा 1 3 4 2। नेक्स्ट है 273। What is the temperature limit set to on off for the radiator control system। जो हमारा रेडिएटर नियंत्रण प्रणाली होती है उसमें ऑन ऑफ के लिए तापमान सीमा क्या निर्धारित की गई है। यानी रेडिएटर कंट्रोल सिस्टम में जो तापमान है किस किस के बीच में सेट किया जाता है। तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है द रेडिएटर कंट्रोल सिस्टम यूजेस अ थर्मोस्टेट टू मेंटेन अ टारगेट टेम्परेचर रेंज। और जो रेडिएटर कंट्रोल सिस्टम है वो भी किसका यूज करता है? एक थर्मोस्टेट का यूज करता है। और थर्मोस्टेट क्या करती है? एक टारगेट टेम्परेचर रेंज पर उसको मेंटेन रखती है। कैसे? द थर्मोस्टेट रेगुलेट कूलेंट फ्लो थ्रू द रेडिएटर ओपनिंग एंड क्लोजिंग टू कीप द इंजन टेम्परेचर विद इन दिस रेंज। और ये थर्मोस्टेट क्या करती है? थर्मोस्टेट वाल्व क्या करती है? हमारे कूलेंट के फ्लो को ऑन ऑफ करती है। जब उसको लगता है कि टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो कूलेंट को ऑन कर देती है। कूलेंट ऑन होने के बाद उस इंजन को थोड़ा ठंडा कर देगा। जब उसको लगता है कि टेम्परेचर ज्यादा डाउन हो गया तो दोबारा उसको ऑफ कर देती है कूलेंट को, तो टेम्परेचर दोबारा से बढ़ जाता है हमारे इंजन का। तो इंजन के टेम्परेचर को एक मेंटेन रखती है लिमिट में। कौन? हमारी थर्मोस्टेट वाल्व। और ये किस में लगी होती है? हमारी रेडिएटर कंट्रोल सिस्टम में लगी हुई है। तो ये लिमिट पूछी गई है, जो टेम्परेचर लिमिट है वो कितनी सेट की गई है। तो आपको डायरेक्टली ये याद रख लेना है, ये सेट की गई है हमारी 93 डिग्री सेल्सियस से 98 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आपने याद रखना है ऑन एंड ऑफ एट बिलो 98 डिग्री सेल्सियस एंड 93 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर टेम्परेचर हमारा इंजन का 93 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो हमारी थर्मोस्टेट क्या कर देगी? कूलेंट को ऑफ कर देगी। ऑफ करते ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो कहां तक जब पहुंच जाएगा? 98 तक पहुंच जाएगा। तो उसके बाद फिर दोबारा कूलेंट को क्या कर देगी? ऑन कर देगी। फिर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। यानी 93 डिग्री सेल्सियस और 98 के बीच में उसको मेंटेन करके रखता है हमारा रेडिएटर कंट्रोल सिस्टम। और किसके द्वारा करता हुआ ऐसा? थर्मोस्टेट वाल्व के द्वारा करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑन एंड ऑफ बिलो 98 डिग्री सेल्सियस एंड 93 डिग्री सेल्सियस। ए पर टिक करेंगे, बाकी ऑप्शन नहीं देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 274।
व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस यूज्ड इन द इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है। भाई ये जो इतना उपकरण इधर वाला है या क्वेश्चन के साथ दिया गया है, इसको देख के आपने बताना है ये इग्निशन सिस्टम में यूज करते हैं और इस उपकरण का नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटर, बी है इग्निशन कोयल, सी है कंडेंसर और डी है हमारा कॉन्टैक्ट ब्रेकर। तो ये जो डायग्राम दिया गया ये है हमारा कंडेंसर का। भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और कैसा दिखता है ये, मैंने इसके लिए एक डायग्राम और लिया है, आप देख सकते हो ये कंडेंसर है और यहाँ पर ये ज्वाइंट करने के लिए दिया गया है। तो ये था हमारा कंडेंसर, आपने याद रखना है, इग्निशन सिस्टम इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 275, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द इग्निशन कोयल। ये जो डायग्राम आपको गिवन है, ये जो रंगीन चित्र है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। तो इस डायग्राम में आपको ये जो यहाँ पर दिखा रखा है एक्स लिखा हुआ है, आपने बताना है ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहेंगे। और ये डायग्राम किसका, हमारा इग्निशन कोयल का है। ऑप्शन आपके पास है प्राइमरी वाइंडिंग, बी है सेकेंडरी वाइंडिंग, सी है बैकेलाइट कैप और डी है हमारा सेकेंडरी कैप। तो ये जो डायग्राम है रंगीन में आप देख सकते हो, इस प्रकार से बीच में हमारा आयरन कोर होता है, उसके साइड में यहाँ पर लगी हुई है सेकेंडरी कोयल और ये जो स्टार्टिंग में लगी हुई है इनको बोलते हैं प्राइमरी कोयल। यही पूछा गया है कि जो एक्स है, ये जो पार्ट है यहाँ पर दोनों साइड ये है, इस पार्ट को क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग, प्राथमिक वाइंडिंग बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और जो अंदर वाली वाइंडिंग है इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग और बीच में जो है आयरन कोर है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप बता सकते हो यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग, यहाँ पर सेकेंडरी और यहाँ पर आयरन कोर। अच्छे से समझने के लिए आप इस डायग्राम में देख सकते हो। काम क्या होता है इग्निशन कोयल का, यहाँ मैंने ये लिख भी रखा है। इग्निशन कोयल प्राइमरी फंक्शन इज टू ट्रांसफॉर्म लो वोल्टेज फ्रॉम द कार बैटरी इनटू द हाई वोल्टेज। यानी कि जो कार की बैटरी होती है उसकी वोल्टेज केवल 12 वोल्ट ही होती है, लेकिन इंजन में स्पार्क देने के लिए बहुत हाई वोल्टेज की जरूरत होती है। तो इस 12 वोल्ट की वोल्टेज को बहुत हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना किसका फंक्शन है, इग्निशन कोयल का फंक्शन है। भाई ये कई हजार तक, 1000 ऑफ वोल्ट, यानी कि 12 वोल्ट को कई हजार वोल्ट में कन्वर्ट कर देती है। यही इसका फंक्शन हमारा इग्निशन कोयल का। और इग्निशन कोयल में ये क्या था, हमारा जो पार्ट दिया गया ये प्राइमरी वाइंडिंग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 276, विच लॉ स्टेट दैट इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन एनी क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। बहुत ही आसान है, लॉ के बारे में पूछा गया है। भाई कौन सा नियम बताता है कि किसी बंद सर्किट में इंडक्शन इलेक्ट्रोमोटिव बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होगा। ऑप्शन आपके पास है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का नियम, बी है ओम्स लॉ, ओम का नियम, सी है चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम और डी है फैराडेज लॉ, फैराडा का नियम। तो ये जो पूछा गया है उस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा डी, क्योंकि जो फैराडेज का नियम है, फैराडेज लॉ जिसको बोलते हैं, वो कहता है सिंपल भाषा में बोलें तो व्हेन अ मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड चेंजेज विद द टाइम। भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होती है तो उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगी। यही पूछा गया था क्वेश्चन में भी। भाई कौन सा लॉ स्टेट करता है, स्टेटमेंट उसकी क्या है, इंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई मैग्नेटिक फ्लक्स में जो रेट ऑफ चेंज है किसके बराबर होगा, वो इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के, किसी भी क्लोज सर्किट में। तो ये नियम हमारा फैराडेज का नियम, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 277, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंसर। सेंसर का नाम बताओ। भाई ये दो डायग्राम दिए गए क्वेश्चन के साथ, आपने बताना है कौन सा सेंसर है। ऑप्शन आपके पास है क्रैंक पोजीशन सेंसर, बी है प्रेशर सेंसर, सी है टेम्परेचर सेंसर और डी है हमारा हॉल इफेक्ट सेंसर। तो जो सेंसर है, हम यहाँ ये ग्राफ है, इसमें ग्राफ में ऐसे पोजीशन दी गई है, तो यहां से हम देख सकते हैं या बता सकते हैं ये जो सेंसर है, ये सेंसर हमारा क्रैंक पोजीशन सेंसर है। ये क्रैंक की पोजीशन बताता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। याद रखना, इसको क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर भी कह सकते हैं या क्रैंक पोजीशन सेंसर। इसका काम क्या है, इट मॉनिटर द क्रैंक शाफ्ट रोटेशनल पोजीशन एंड स्पीड प्रोवाइडिंग क्रूशियल डाटा टू द इंजन कंट्रोल यूनिट टू प्रिसाइज इग्निशन टाइमिंग एंड फ्यूल इंजेक्शन। भाई इसका जो काम है वो है क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन को और उसकी स्पीड को सेंस करके उस डाटा को हमारे इंजन कंट्रोल यूनिट को यानी कि ईसीयू को भेजना, ताकि जो ईसीयू है हमारे इग्निशन टाइमिंग को, फ्यूल इंजेक्शन को प्रिसाइजली मैनेज कर सके। तो ये जो सेंसर हमारा क्रैंक पोजीशन या क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 278, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंसर। अब ये जो डायग्राम दिया गया आपने बताना है इस सेंसर का नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास है टेम्परेचर सेंसर, बी है प्रेशर सेंसर, सी है ब्लाइंड स्पॉट सेंसर या डी है एयर वर्टेक्स सेंसर। तो ये जो इंजन में सेंसर यूज किया गया है
ये जो सेंसर है इसका नाम रहेगा हमारा प्रेशर सेंसर, दबाव सेंसर इसका नाम है, ये भी आपने याद रखना। बी पर टिक करेंगे। और इसका काम क्या होता है, इन एन इंजन प्रेशर सेंसर मॉनिटर एंड ट्रांसमिट प्रेशर इंफॉर्मेशन टू द इंजन कंट्रोल यूनिट। इसका भी काम यही है, इंजन के अलग अलग हिस्सों में जहां जहां लगाया जाता है उसके प्रेशर की जो इन्फॉर्मेशन है किस तक पहुंचाता है, हमारे इंजन कंट्रोल यूनिट तक पहुंचाता है, जो यूज करता है उसको ऑप्टिमाइज करने में, इंजन के अलग अलग फंक्शनों को अच्छे से रन कराने के लिए। तो ये हमारा प्रेशर सेंसर था, बी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 279, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज यूज्ड टू चेक द स्पार्क प्लग गैप। भाई स्पार्क प्लग गैप की जांच के लिए उपयोग किए जाने वाले गेज का नाम क्या है। साथ में ये डायग्राम भी दे रखा है, इससे हमारा क्वेश्चन और आसान हो जाता है। भाई ये जो डायग्राम है ये किसका, हमारा ऑप्शन आपके पास है रेडियस गेज, बी है फिलर गेज, और सी है एंगल गेज, और डी है हमारा प्लग गेज। तो सभी को पता होगा ये जो ऐसे पत्तियां लगी होती है बीच बीच में, पतली पतली पत्तियां होती है, ये गैप को चेक करने के लिए यूज किया जाता है और इसको हम बोलते हैं फिलर गेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर डायग्राम बी ना दे रखा होता, गैप के बारे में जब भी बात होगी किसी भी चीज के बीच में अगर मामूली सा गैप वो चेक करना तो उसके लिए फिलर गेज ही उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन को खाली डायग्राम देके भी पूछा जा सकता है, भाई इस टूल का नाम बताओ, तो भी उसका आंसर क्या हो सकता था, हमारा फिलर गेज। तो आसान क्वेश्चन था, बी पर टिक करेंगे। फिलर गेज इज अ टूल यूज टू मेजर द गैप विड्थ। गैप विड्थ को मेजर करने के लिए हम इस टूल का यूज करते हैं, फिलर गेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 280, व्हाट इज द टाइप ऑफ सेंसर। सेंसर का प्रकार बताओ। भाई अब ये सेंसर यहाँ पर एक सेंसर यहाँ दिखा रखा है, इसके साथ मल्टीमीटर जोड़ रखा है, आपने बताना है कौन सा सेंसर है। ऑप्शन आपके पास है कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर, बी है थ्रोटल पोजीशन सेंसर, सी है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, डी है मैग्नेटिक इंडक्शन सेंसर। तो ये जो सेंसर है कैसे पता लगा है भाई कौन सा सेंसर है, समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम और लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये क्या हमारी क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट के साथ हमारा ये लगा हुआ है फ्लाईव्हील इसको कहते हैं, और थोड़ा सा इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पर ऐसे टिथ कटे हुए हैं, यहाँ भी टिथ कटे हुए हैं, यहाँ पर ये जो सेंसर लगा हुआ है इसकी वजह से हम इसको बोल सकते हैं क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। ये क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन को बताता है, उसकी रोटेशनल स्पीड को बताता है, और क्रैंकशाफ्ट का काम क्या होता है, हमारे पिस्टन की जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसको रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करना। तो आप यहाँ से देख के बता सकते हो, याद रख सकते हो, ये हमारी क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर है। यहाँ पर दो चीजें दी गई हैं, कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट, कंफ्यूज नहीं होना, ये कैमशाफ्ट नहीं है, ये क्रैंकशाफ्ट है। तो क्रैंकशाफ्ट हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कैमशाफ्ट का काम हमारी वाल को ओपन क्लोज करना होता है, जबकि क्रैंकशाफ्ट हमारे पिस्टन के मोशन को कन्वर्ट करती है रोटेशन में। तो क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर इसका नाम है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 281, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंसर। सेंसर का नाम क्या है। अब ये सेंसर दिया गया है, इसके साथ भी मल्टीमीटर अटैच किया गया है, यहाँ पर ये सेंसर है भाई, इस सेंसर का नाम बताना है। ऑप्शन ए है हमारा टेम्परेचर सेंसर, बी है थ्रोटल पोजीशन सेंसर, सी है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, और डी है हमारा प्रेशर सेंसर। तो इसमें जो सेंसर दिखाया गया है इस सेंसर को हम बोलते हैं प्रेशर सेंसर, जो प्रेशर को मेजर करके हमारे इंजन कंट्रोल यूनिट में भेजता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम टिक करेंगे डी पर, यह भी आपने याद रखना है, ये हमारा प्रेशर सेंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 282, व्हाट इज द टाइप ऑफ सेंसर। सेंसर का प्रकार बताओ। देखो भाई 3 क्वेश्चन आ चुके हैं सेंसर के, तो ये इंपॉर्टेंट लगते हैं, याद रखना है। अब फिर दोबारा डायग्राम दिया गया है, यहाँ पर इस सेंसर का नाम पूछा गया है, इसके साथ भी मल्टीमीटर जोड़ रखा है, यहाँ से आप देख सकते हो और याद भी रख सकते हो किस प्रकार का सेंसर है। ऑप्शन आपके पास है प्रेशर सेंसर, बी है टेम्परेचर सेंसर, सी है थ्रोटल पोजीशन सेंसर, और डी है मैग्नेटिक इंडक्शन सेंसर। तो ये सेंसर हमारा क्या है, टेम्परेचर सेंसर, इसको याद रखना आपने। ये टेम्परेचर को माप के बताता है, सेंस करके बताता है हमारे इंजन कंट्रोल यूनिट को। तो बी पर टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 283, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द स्पार्क प्लग। भाई स्पार्क प्लग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताओ। ये डायग्राम आपको गिवन है क्वेश्चन के साथ, और यहाँ पर ये जो हिस्सा है इस पार्ट का नाम पूछा गया है, इसको क्या कहते हैं। जो डायग्राम है ये स्पार्क प्लग का है, आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने स्पार्क प्लग का एक डायग्राम और लिया है, जिसमें अलग अलग पार्ट के नाम लिख भी रखे, ताकि आपको सभी पार्टों का नाम याद हो जाए। अब इस पार्ट का नाम पूछा गया है, ऑप्शन आपके पास है, ए ऑप्शन है बॉडी, बी है एंड कैप, सी है इंसुलेटर, और डी है सेंटर इलेक्ट्रोड। तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम इंसुलेटर, आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझाने के लिए मैंने सभी पार्ट यहाँ पर दिखा रखे हैं। देखो अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी हमारी ये होती है, इंसुलेटर ये होता है हमारा यहाँ पर, और नीचे जो बीच में है इसको सेंटर इलेक्ट्रोड बोलते हैं। आगे जाके हमारी इलेक्ट्रोड एक्सटेंशन है, और एंड कैप इसको बोलते हैं भाई, ये हमारी एंड कैप है। ये इसके बीच में थोड़ा सा यहाँ पर होल होता है जिसको सेंटर ओरिफिस बोलते हैं।
तो ना तो ये बॉडी थी, ना एंड कैप था, ना सेंट्रल इलेक्ट्रोड था, ये था कि हमारा इंसुलेटर। तो आपको याद रखना है। बाकी पार्ट को भी आप देख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में किसी भी पार्ट का नाम पूछा जा सकता है। तो यहाँ पूछा गया था इंसुलेटर, तो इस क्वेश्चन के लिए सी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 284, व्हाट इज द परमिटेड स्पार्क प्लग गैप इन जर्नल। सामान्यतः स्वीकृत स्पार्क प्लग गैप क्या है। भाई आपको समझाने के लिए मैंने एक स्पार्क प्लग का डायग्राम लिया है और ये जो गैप यहाँ पर आप देख सकते हो, इस गैप के बारे में पूछा गया है। ये गैप कितना रखा जाता है, क्योंकि ये गैप ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। अगर ये गैप कम होगा तो हमारा फ्यूल जो है कंबस्शन उसमें हो ही नहीं पाएगा, और अगर ये बहुत कम होगा तो इसकी वजह से प्री इग्निशन हो सकता है, मिस फायर हो सकता है। तो ये ना तो कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। तो इन जनरली हम कितना यूज करते हैं ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ए है हमारा 2.83 mm, बी है 2.03 mm, सी है 2.53 mm, डी है 2.92। तो इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्टली ही याद रखना पड़ेगा। जो स्पार्क प्लग है जनरली हम उसमें 2.03 मिलीमीटर का गैप यूज किया जाता है। तो ये गैप कितना होना चाहिए, 2.03 मिलीमीटर। और इस गैप को एक क्वेश्चन आता है, इस गैप को मेजर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कौन से टूल का यूज करते हैं, फीलर गेज का यूज किया जाता है इसको मेजर करने के लिए। तो दोनों क्वेश्चन आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 285, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताओ। ये जो डायग्राम दिया गया है आपको, ये डिस्ट्रीब्यूटर का डायग्राम है और यहाँ पर जो ये पार्ट है इसको लिखा हुआ है इसने एक्स, इसका नाम पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है रोटर, बी है कंडेंसर, सी है डिस्ट्रीब्यूटर कैप और डी है हमारा कैम। तो ये जो पार्ट है जिसको इसने एक्स कह रखा है ये है हमारा कंडेंसर, इसको भी डायरेक्टली आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। बी पर टिक करेंगे। और मैंने लिखा हुआ है इसका फंक्शन क्या है, कंडेंसर और कैपेसिटर, इसको कैपेसिटर भी बोलते हैं, इज यूज्ड इन द डिस्ट्रीब्यूटर टू रिड्यूस द आर्किंग एट द कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट which help prolong the life of the point and ensure the better spark। बेटर स्पार्क के लिए ये क्या करती है, हमारी आर्किंग को रिड्यूस करती है। डिस्ट्रीब्यूटर में इसका यूज किया जाता है, इसको कंडेंसर भी कह सकते हैं और कैपेसिटर भी कहा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी था, कंडेंसर पर टिक करें। क्वेश्चन नंबर 286, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द सेंट्रीफ्यूगल एडवांस मैकेनिज्म। ये जो डायग्राम है ये आपको दिया गया है सेंट्रीफ्यूगल एडवांस मैकेनिज्म का, और जो सेंट्रल पार्ट है जिसको एक्स कहा गया है इसका नाम आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास है, ए सेंट्रीफ्यूगल वेट, बी है डिस्ट्रीब्यूटर कैप, सी है डिस्ट्रीब्यूटर शाफ्ट और डी है ब्रेकर प्लेट। तो ये जो सेंट्रल पार्ट है आप यहाँ भी देख सकते हो, ये जो सेंट्रल पार्ट देखते ही आपको पता भी लग गया होगा ये एक शाफ्ट है और इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर शाफ्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और इसको अब अच्छी तरह समझने के लिए मैंने ये डायग्राम आपको दिखाने के लिए लिए हैं। देखो दो डायग्राम है, यही जो डायग्राम है पीछे क्वेश्चन में दिए गए हैं, ये थोड़ा सा कलरफुल डायग्राम इसलिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक्चुअल में कैसा दिखता है ये डिस्ट्रीब्यूटर एडवांस मैकेनिज्म, ये मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पर ये स्प्रिंग लगे हुए हैं, आप इन तीनों डायग्राम में देख सकते हो। ये जो पोजीशन है ये नो एडवांस की पोजीशन है, इसीलिए जो एडवांस वेट है आप देख सकते हो ये क्या है, एडवांस वेट है। ये चिपके हुए हैं इस कैम के साथ और इस शाफ्ट के साथ, लेकिन जब फुल एडवांस है तो स्प्रिंग खुल जाते हैं और जो वेट है ये बाहर की तरफ ऐसे एक्सटेंड हो जाता है। क्या करता है, किस काम आता है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो ये अलग अलग पार्ट हैं, ये भी देख लीजिए। ये है हमारे एडवांस स्प्रिंग कहलाते हैं, ये जो हिस्सा है ये एडवांस वेट कहलाता है। सेंट्रल पार्ट आपको अभी मैंने बताया था, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर शाफ्ट बोलते हैं, और इसके साथ जो अटैच है ये होती है हमारी एडवांस कैम। उसका फंक्शन समझ लेते हैं। द सेंट्रीफ्यूगल एडवांस मैकेनिज्म इन द इग्निशन सिस्टम एडजस्ट द स्पार्क टाइमिंग बेस्ड ऑन द इंजन स्पीड। भाई जो सेंट्रीफ्यूगल एडवांस मैकेनिज्म होता है इसका यूज इग्निशन सिस्टम में किया जाता है, और काम क्या होता है, जो स्पार्क टाइमिंग है उसको एडजस्ट करता है किसके हिसाब से, इंजन की स्पीड के हिसाब से, जिससे हमारे इंजन की पावर और एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। तो ये फंक्शन था, ये फंक्शन मैंने समझा दिया, लेकिन फंक्शन नहीं पूछा गया था, केवल ये पार्ट का नाम पूछा गया था। तो इस पार्ट का नाम हमारा डिस्ट्रीब्यूटर शाफ्ट है, बाकी पार्ट भी मैंने समझा दिए। तो किसी भी पार्ट का पूछा जाए आप आसानी से बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 287, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द वैक्यूम एडवांस मैकेनिज्म। ये अब आपको डायग्राम दिया गया है वैक्यूम एडवांस मैकेनिज्म का। इसमें पूछा गया है जो ये पार्ट है, आप पर ये देख सकते हो पूरा ये पार्ट जो ब्लैक डार्क ब्लैक कलर का है जिसको एक्स कहा गया है, इसका नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास है, ए वैक्यूम यूनिट है, बी डायाफ्राम है, सी है ब्रेकर प्लेट और डी है डिस्ट्रीब्यूटर।
तो ये जो पार्ट दिखाया गया है ये है हमारा डायाफ्राम। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। बी पर टिक करेंगे। ये जो डायाफ्राम है ये मैं कई क्वेश्चनों में आपको दिखा चुका हूं। तो इस प्रकार से डायाफ्राम होता है और ये मेनली कहाँ यूज किया जाता है, जहां भी सिस्टम में वैक्यूम शब्द यूज किया जाए। तो यहाँ भी वैक्यूम एडवांस मैकेनिज्म है जिसमें वैक्यूम का प्रयोग किया जाएगा एडवांस करने के लिए। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था उसमें स्प्रिंग का यूज किया गया था, कैम का यूज किया गया था, लेकिन यहाँ वैक्यूम का यूज किया जाता है और जहां वैक्यूम का यूज होता है वहां डायाफ्राम भी आता है। तो ये जो पार्ट है ये क्या है, डायाफ्राम है। इसका फंक्शन क्या है, द डायाफ्राम प्राइमरी फंक्शन इज टू सेंस एंड रिस्पॉन्स टू चेंज द इंजन वैक्यूम। भाई इंजन के वैक्यूम को रिस्पोंड करना और सेंस करना इसका काम होता है। और किसके लिए, इग्निशन टाइमिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। डायाफ्राम की एक साइड एक्सपोज होती है इंजन के वैक्यूम से और दूसरी साइड की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रेशर का डिफरेंस बनता है उसी के अकॉर्डिंग ये ऐसे मूवमेंट करता है और उसी की वजह से हमारा जो इग्निशन टाइमिंग है वो इफेक्ट होती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था इस पार्ट का नाम था हमारा डायाफ्राम और बी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 288, हाउ मेनी स्पार्क प्लग्स आर इग्नाइटेड एट द सेम टाइम इन द डिस्ट्रीब्यूटर लेस इग्निशन सिस्टम। क्वेश्चन में पूछा गया है जब इग्निशन सिस्टम में हम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं यूज करते यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर लेस इग्निशन सिस्टम है तो उसमें एक समय में कितने स्पार्क प्लग इग्नाइट किए जाते हैं या कितने इग्नाइट होते हैं, जलते हैं। ऑप्शन आपके पास है 2 यानी कि 2, बी ऑप्शन है 3 यानी कि 3, सी ऑप्शन है 4 यानी कि 4 और डी ऑप्शन है 5 यानी कि 5। तो याद रखना जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन लेस इग्निशन सिस्टम होता है वहां पर 2 स्पार्क प्लग एक साथ इग्नाइट किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, आर डिस्ट्रीब्यूटर लेस इग्निशन सिस्टम uses इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल टू मैनेज द स्पार्क टाइमिंग। इसमें क्या करते हैं, स्पार्क टाइमिंग को मैनेज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल का प्रयोग किया जाता है, ना कि मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूटर का। तो इसमें मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, उसके बजाय इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम यूज किया जाता है स्पार्क की टाइमिंग को मैनेज करने के लिए और डिलीवर हाई वोल्टेज डायरेक्टली टू द ईच स्पार्क प्लग। ईच स्पार्क प्लग, प्रत्येक स्पार्क प्लग को हाई वोल्टेज देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल का, जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डिस्ट्रीब्यूटर लेस इग्निशन सिस्टम में कितने स्पार्क प्लग एक साथ इग्नाइट होते हैं, तो कितने होते हैं, 2 होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 289, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर इन द बैटरी इग्निशन सिस्टम। बैटरी इग्निशन सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटर का कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूट हाई टेंशन करंट फ्रॉम द इग्निशन कोयल टू द सेकेंडरी वाइंडिंग। भाई ये करता जो हाई टेंशन करंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है इग्निशन कोयल से सेकेंडरी वाइंडिंग को। बी ऑप्शन है, डिस्ट्रीब्यूट द हाई टेंशन करंट फ्लो इग्निशन कोयल टू द स्पार्क प्लग। दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई ये हाई टेंशन करंट को इग्निशन कोयल से स्पार्क प्लग में डाइवर्ट करता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है। सी है, ओपन एंड क्लोजेस द सेकेंडरी सर्किट ऑफ द कोयल, कोयल की सेकेंडरी सर्किट को खोलने का और बंद करने का कार्य करता है। डी है, डिस्ट्रीब्यूट लो टेंशन करंट टू द इग्निशन कोयल, इग्निशन कोयल के लिए निम्न तनाव धारा का वितरित करता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर का फंक्शन होता है वो है डिस्ट्रीब्यूट द हाई टेंशन करंट फ्लो फ्रॉम इग्निशन कोयल टू द स्पार्क प्लग। भाई स्पार्क प्लग को करंट देता है और कहां से आता है ये करंट, इग्निशन कोयल से, हाई टेंशन करंट ये होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखना डिस्ट्रीब्यूटर शब्द का मतलब ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसी चीज को बांटना होता है। तो क्या चीज बांटता है, ये हाई टेंशन करंट को पहुंचाता है कहां से, इग्निशन कोयल में हमारा बहुत हाई टेंशन करंट प्रोड्यूस होता है और उसी करंट को कहां तक पहुंचाना होता है, इसको कहां डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, स्पार्क प्लग तक। तो ये क्वेश्चन का आंसर था बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 290, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कंडेंसर इन द इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम में कंडेंसर का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है, डिस्ट्रीब्यूट द हाई टेंशन करंट टू द स्पार्क प्लग, हाई टेंशन करंट को स्पार्क प्लग तक पहुंचाना। नहीं, ये फंक्शन तो आपने अभी देखा था डिस्ट्रीब्यूटर का, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बी है, इंसुलेट द स्पार्क प्लग इलेक्ट्रोड, स्पार्क प्लग इलेक्ट्रोड को इंसुलेट करना। सी है, प्रिवेंट द आर्क एट द पॉइंट्स और डी है, ओपन एंड क्लोज द प्राइमरी सर्किट। भाई देखो इग्निशन कोयल में आप देख सकते हो यहाँ इग्निशन सिस्टम दिखाया गया है और यहाँ पर ये जो पार्ट है ये है होता है कंडेंसर। इस कंडेंसर का फंक्शन ही पूछा गया तो इसका फंक्शन होता है प्रिवेंट द आर्क एट द पॉइंट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ मैंने लिख भी दिया। द कंडेंसर और कैपेसिटर, भाई कंडेंसर पूछे या कैपेसिटर पूछे, इसका काम क्या होता है, द कंडेंसर और कैपेसिटर एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड प्रिवेंट द आर्किंग बिटवीन द पॉइंट्स ईच टाइम दे ओपन। जब वो ओपन होती है
तो उनके बीच में आर्क प्रोड्यूस ना हो उसको प्रिवेंट करता है कौन? कंडेंसर, क्योंकि वो उस करंट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है और आर्क प्रोड्यूस नहीं होने देता जब उसकी जरूरत नहीं होती। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रिवेंट द आर्क एट द पॉइंट सी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 291, व्हाट इज अचीव्ड थ्रू स्पार्क प्लग एंड गैप डिजाइन। स्पार्क प्लग एंड गैप डिजाइन के मदद से क्या हासिल किया जाता है? या क्वेश्चन को ऐसे समझ लीजिए, इसमें पूछा गया है कि स्पार्क प्लग में जो एंड गैप डिजाइन होता है उसका पर्पज क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, यो क्यों उसमें एंड गैप दिया जाता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है ए इंप्रूव द कंबस्टन स्विरल, भाई दहन घुमाव को सुधारने के लिए। बी है इंक्रीज द फ्यूल प्रेशर, ईंधन के दबाव को बढ़ाने के लिए। सी है इंप्रूव द फ्यूल एटोमाइजेशन, ईंधन के एटोमाइजेशन को सुधारने के लिए। डी है हेल्प द कंप्लीट इग्निशन, पूर्ण इग्निशन में मदद करने के लिए। तो जो स्पार्क प्लग में एंड गैप होता है, स्पार्क प्लग में ऐसे गैप दिया जाता है यहाँ पर, तो ये जो गैप देने का काम है इसका उद्देश्य होता है इंप्रूव द कंबस्टन स्विरल, जो दहन घुमाव उसको सुधारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक और टिक करेंगे हम, इसका आंसर हो जाएगा। भाई एंड गैप इस प्रकार से बनाया जाता है, इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, जो कंबस्टन है इंजन के अंदर वो इंप्रूव होता है, बेटर होता है। कंबस्टन में स्विरल ऐसे घुमावदार होता है ताकि जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो अच्छी तरह से उसमें कंबस्टन हो सके, उसमें दहन हो सके, अच्छे से वो जल सके और मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोड्यूस कर सके हमारा इंजन। तो जो एंड गैप डिजाइन उसका काम होता है इंप्रूव द कंबस्टन स्विरल, दहन घुमाव को सुधारने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 292, व्हाई मैनी इंजन्स यूज स्पार्क प्लग विद द टेपर्ड सीट। भाई कई इंजनों में टेपर्ड सीट वाले स्पार्क प्लग का उपयोग क्यों किया जाता है? आपको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम लिया है। देखो एक हमारा स्पार्क प्लग है, यहाँ पर ये टिप्पड कोई भी सीट नहीं है, बिल्कुल फ्लैट सीट है। और यहाँ देख सकते हो यहाँ पर ऐसे आपकी टिप्पड सीट है, यहाँ लिखा भी हुआ है कोनिकल सीट, यानी कि टिप्पड है। आजकल इसका यूज भी करते हैं इंजनों में। तो पूछा गया है इसका यूज करने का फायदा क्या है या इसको क्यों यूज किया जाता है, पर्पज क्या है। ऑप्शन आपके पास है ए हेल्प इन द इजी फिटिंग, आसान फिटिंग में मदद करता है। बी प्रोड्यूस करेक्ट अलाइनमेंट, सही संरेखण उत्पन्न करता है। सी प्रोवाइड द क्लियरेंस स्पेस, क्लियरेंस स्पेस प्रदान करता है। और डी है प्रोड्यूस गुड सीलिंग, अच्छी सीलिंग उत्पन्न करता है। तो जो ये टिप्पड सीट होती है हमारी स्पार्क प्लग में, इस डिजाइन में, इसका जो उद्देश्य होता है, इसका जो कार्य होता है, ये क्या करता है? प्रोड्यूस गुड सीलिंग, अच्छी सीलिंग उत्पन्न करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर हम इस प्रकार से टिप्पड स्पार्क प्लग का प्रयोग करेंगे तो ये अच्छे से फिट हो जाता है और इस प्रकार से फिट हो जाता है कि हमें एक्स्ट्रा सेपरेट कोई गैसकेट या सील का प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं रहती। ये जो टेपर ही है यही काम करता है टू क्रिएट अ सील बिटवीन द प्लग एंड द सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड और प्लग के बीच में सील का काम करता है और उसके दोनों के बीच में कोई लीकेज नहीं हो पाती। तो इसका यही काम था, प्रोड्यूस द गुड सीलिंग। यहाँ लिखा भी हुआ है जो फ्लैट सीलिंग सीट विद द गैसकेट, अगर फ्लैट सीलिंग होगी तो गैसकेट का प्रयोग करना पड़ेगा सील करने के लिए। लेकिन कोनिकल सीट विदाउट द गैसकेट, अगर सीट हमारी कोनिकल है, टेपर्ड है, तो विदाउट गैसकेट यानी कोई भी गैसकेट का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही एक सील का काम करेगा। तो डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारा 293, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द लॉन्ग हीट पाथ ट्रेवल इन द स्पार्क प्लग। भाई स्पार्क प्लग में लंबे गर्मी पथ उत्पन्न का क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन आपके पास है ए स्पार्क प्लग विल रन कूलर, स्पार्क प्लग ठंडा रहेगा। बी है लाइफ ऑफ द स्पार्क प्लग इंक्रीज, स्पार्क प्लग की लाइफ बढ़ जाएगी, उम्र बढ़ जाएगी। सी है स्पार्क प्लग विल रन हॉट, स्पार्क प्लग गर्म रहेगा, गर्म हो जाएगा। डी है इम्प्रॉपर एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन ठीक नहीं रहेगा। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, लॉन्ग हीट पाथ ट्रेवल, अगर स्पार्क प्लग में से जो हीट रिमूव हो रही है, डिसिपेट हो रही है किसमें, इंजन सिलेंडर में, अगर वो ज्यादा टाइम ले रही है, टेक्स लॉन्गर टाइम, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा स्पार्क प्लग हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। हीट डेसिपेट नहीं हो रही है, हीट नहीं जा रही है बाहर, वो ज्यादा टाइम ले रही है, लॉन्ग पाथ वो ले रही है, लॉन्ग टाइम वो ले रही है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्पार्क प्लग हमारा रन हॉट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और हमारा स्पार्क प्लग ज्यादा गर्म हो जाएगा, इसकी वजह से हमें कई दिक्कतें आ सकती हैं। हमारा जो एयर फ्यूल मिक्सर है नेक्स्ट टाइम समय से पहले इग्नाइट हो जाएगा, जिससे हमारे इंजन की एफिशिएंसी कम हो सकती है और ज्यादा गर्म होने की वजह से हमारा स्पार्क प्लग जल भी सकता है, खराब भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि लॉन्ग हीट पाथ ट्रेवल का क्या असर रहेगा, तो उसकी वजह से हमारी हीट ज्यादा रिमूव नहीं हो पाएगी और स्पार्क प्लग क्या हो जाएगा, हमारा गर्म हो जाएगा। यही क्वेश्चन का आंसर है, सी पर टिक करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 294, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ब्रेकर प्लेट इन द डिस्ट्रीब्यूटर। वितरक में ब्रेकर प्लेट का उद्देश्य क्या है। ब्रेकर प्लेट का पूछा गया भाई उद्देश्य क्या है। आपको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम लिया है, यहाँ देख सकते हो ये लिखा हुआ ब्रेकर प्लेट और ये हमारी ब्रेकर प्लेट। तो पूछा गया इस ब्रेकर प्लेट का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है एक्ट एज द कॉन्टैक्ट ब्रेकर, संपर्क तोड़ने का कार्य करती है। बी है प्रिवेंट डर्ट कार्बन इन द डिस्ट्रीब्यूटर, वितरक में गंदगी और कार्बन को रोकती है। सी है कंडक्ट द इग्निशन सर्ज टू द इलेक्ट्रोड, विद्युत संपंदन को इलेक्ट्रोड तक पहुंचाती है। डी है डिस्ट्रीब्यूट हाई टेंशन सर्ज टू द इग्निशन कोयल, उच्च तनाव संपंदन को इग्निशन कोयल में वितरित करती है। तो जो ब्रेकर प्लेट है उसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो है एक्ट एज द कॉन्टैक्ट ब्रेकर। ए पर टिक करेंगे। नाम से भी देख सकते हो ब्रेकर प्लेट, जो ब्रेक कर दे, किसी चीज को तोड़ दे। और यहाँ भी देख सकते हो एक्ट एज ए कॉन्टैक्ट ब्रेकर, उसके कॉन्टैक्ट को, संपर्क को तोड़ने का कार्य करती है ताकि उसमें आर्क प्रोड्यूस ना हो सके। यहाँ मैंने लिख भी दिया ब्रेकर प्लेट इन द डिस्ट्रीब्यूटर इज एसेंशियली द हाउसिंग फॉर द कॉन्टैक्ट ब्रेकर विच एक्ट एज द इलेक्ट्रिकल स्विच। वो कॉन्टैक्ट ब्रेकर की तरह काम करती है, आर्क को प्रोड्यूस नहीं होने देती जब उसकी जरूरत नहीं होती, तो एक्ट एज अ कॉन्टैक्ट ब्रेकर। हालांकि जो निम्मी द्वारा पीडीएफ दी गई है उसमें आंसर प्रिवेंट द डर्ट कार्बन इनटू द डिस्ट्रीब्यूटर दिया गया है, लेकिन ये प्राइमरी फंक्शन नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इसका काम गंदगी को रोकना नहीं है, इसका काम है कॉन्टैक्ट ब्रेकर की तरह कार्य करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 295, विच इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम प्रिवेंट स्टॉलिंग ऑफ इंजन व्हेन एडिशनल लोड आर प्लेस्ड ऑन द इंजन। भाई कौन सा इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली है जब इंजन पर अतिरिक्त लोड डालते हैं पर इंजन के ठहराव और अचानक बंद होने को रोकता है। यानी कि आपने देखा होगा कि अगर ये सिस्टम ना लगा हो और इंजन पे लोड बढ़ा दिया जाए तो इंजन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, झटके मारने लग जाएगा। तो ये पूछा गया भी कौन सा इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली है जो इंजन को ऐसा करने से रोकती है। अगर हम लोड बढ़ा भी दें तो इंजन नहीं रुकेगा, तो कौन सा सिस्टम होता है। ए ऑप्शन है आपके पास फ्यूल इंजेक्शन कंट्रोल सिस्टम, बी है फ्यूल पंप कंट्रोल सिस्टम, सी है आइडल स्पीड कंट्रोल सिस्टम और डी है हमारा इग्निशन कंट्रोल सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो रहेगा आइडल स्पीड कंट्रोल सिस्टम, आइडल स्पीड नियंत्रण प्रणाली। तो ये जो प्रणाली है इसका काम क्या होता है, देखो यहाँ मैंने लिख दिया है, एन आइडल स्पीड कंट्रोल, जिसको आईसीएस भी बोलते हैं, सिस्टम मेंटेन आ कंसिस्टेंट स्पीड इन केस ऑफ वेरिंग लोड एंड डज सो विद द मिनिमम ओवरशूट और द डिले। भाई इसका काम क्या होता है, कंसिस्टेंट स्पीड को मेंटेन करना, इंजन की स्पीड को मेंटेन करना इन केस ऑफ वेरिंग लोड। अगर लोड कभी ज्यादा हो रहा है, अगर ज्यादा डाल दे तो भी स्पीड को अपने आप मेंटेन कर लेते हैं इस सिस्टम की वजह से, क्योंकि ये कैसे करता है काम, हमारा जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उसकी मात्रा को कम ज्यादा कर देता है। जब ज्यादा लोड होता है तो ये रिच मिक्सचर को अंदर भेजता है, और जब वो स्पीड या लोड कम हो जाता है तो हमारे लीन मिक्सचर को ये अंदर भेजता है। तो उस प्रकार से ये काम करता है, कंट्रोल करता है। तो हमारा आइडल स्पीड कंट्रोल सिस्टम है जो प्रिवेंट करता है इंजन की स्टॉलिंग, यानी कि उसके रुकने और झटके, अचानक बंद नहीं होगा अगर हमारा लोड भी ज्यादा बढ़ा देंगे। तो आइडल स्पीड कंट्रोल सिस्टम इसका आंसर था, सी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 296, हाउ मच इज द डिफरेंस इन द रेजिस्टेंस इज परमिटेड इन द टेम्परेचर सेंसर यूनिट। तापमान सेंसर यूनिट में प्रतिरोध में कितनी भिन्नता की अनुमति है। वही जो टेम्परेचर सेंसर यूनिट है उसमें जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उनके बीच में कितना डिफरेंस अलाउड है, ये पूछा गया है। मोर देन 100 ओम, 100 ओम से अधिक। बी ऑप्शन है मोर देन 150 ओम, 150 ओम से अधिक। और सी है मोर देन 200 ओम, 200 ओम से अधिक। और डी हमारा मोर देन 400 ओम, 400 ओम से अधिक। जो रेजिस्टेंस परमिटेड है वो हमारा मोर देन 200 ओम, याद रखना भाई, इसको डायरेक्टली ही याद रखना पड़ेगा। हमारा जो टेम्परेचर सेंसर यूनिट है उसमें जो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध का जो डिफरेंस है वो कितना परमिट है, 200 ओम से ज्यादा वो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इतना परमिटेड होता है। तो सी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 297, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थर्मो टाइम स्विच इन द इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। इंजन नियंत्रण मॉड्यूल में थर्मो टाइम स्विच का कार्य क्या होता है, इसको हम TTS भी बोलते हैं, यानी कि थर्मो टाइम स्विच। इसका काम क्या होता है, ऑप्शन ए है सेंस एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर, एग्जॉस्ट गैस का तापमान ज्ञात करता है। बी है सेंस द इंजन कूलेंट टेम्परेचर, कूलेंट टेम्परेचर को सेंस करता है, ज्ञात करता है। सी है इंडिकेट द लुब्रिकेंट टेम्परेचर, लुब्रिकेंट टेम्परेचर को दर्शाता है। डी है हमारा इंडिकेट द फ्यूल टेम्परेचर, फ्यूल टेम्परेचर को यानी कि ईंधन के तापमान को दर्शाता है। तो याद रखना, यहाँ देख लिया आपने थर्मो टाइम स्विच, थर्मो का मतलब हमेशा टेम्परेचर से होता है, और ये किसके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है या सेंस करता है, ये करता है हमारा कूलेंट के टेम्परेचर को। हमारा जो कूलेंट होता है इंजन में जो यूज करते हैं हम इंजन को ठंडा रखने के लिए, उसको सेंस करता है उसके टेम्परेचर को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इंजन कूलेंट के तापमान को ज्ञात करना या सेंस करना, इसका कार्य होता है किसका, थर्मो टाइम स्विच का।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 298, विच इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट द इंजन आरपीएम इन द इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। कौन सा उपकरण इंजन नियंत्रण मॉड्यूल में इंजन की आरपीएम को इंगित करता है। इसमें पूछा गया है भी कौन सा सिस्टम है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है हमारे इंजन की स्पीड को किसमें आरपीएम में मेजर करता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है पायरोमीटर, बी है टैकोमीटर, सी है गैल्वेनोमीटर और डी हमारा हाइड्रोमीटर। तो जो आरपीएम में मेजर करता है इंजन की स्पीड को, आप सभी को पता भी होगा, वो होता है हमारा टैकोमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये डैशबोर्ड पे लगा होता है, बाइक में भी आपने देखा होगा आगे की तरफ लगा होता है हैंडल के पास। ऐसे ये आरपीएम में हमारे इंजन की स्पीड को मेजर करता है। और आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि हमारा इंजन एक मिनट में कितने रिवोल्यूशन ले रहा है। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, गेज है, जिसको हम टैकोमीटर कहते हैं। वैसे जो बाकी ऑप्शन है ये बता देता हूँ। पायरोमीटर टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर हमारा करंट की डायरेक्शन को सेंस करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और हाइड्रोमीटर हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो जब भी हमारी स्पीड की बात आएगी इंजन की, तो कौन करता है, हमारा टैकोमीटर इसका मेजरमेंट करता है। यहाँ लिख भी दिया, द टैकोमीटर इज द गेज दैट मेजर द रोटेशनल स्पीड ऑफ द इंजन टिपिकली इन द रिवोल्यूशन पर मिनट। जो रोटेशनल स्पीड होती है इंजन को, उसको मेजर करने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 299, वेयर द इंजन कंट्रोल मॉड्यूल इज इंस्टॉल्ड इन द इंजन। इंजन नियंत्रण मॉड्यूल कहां पर स्थापित होता है। इंजन कंट्रोल यूनिट के बारे में यहाँ लिख भी दिया है। द ईसीएम इज ऑल्सो नोन एज इंजन कंट्रोल यूनिट। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये हमारे इंजन का आजकल, ईसीएम, इसको हम इंजन कंट्रोल यूनिट कहते हैं। फुल फॉर्म इसकी ये है, फुल फॉर्म भी याद रखना, ये भी कभी कभी आ जाती है। इसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ द इंजन। इंजन का ब्रेन कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है, क्योंकि ये हर जो भी फंक्शन होते हैं उसके सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे फ्यूल इंजेक्शन के लिए, इग्निशन टाइमिंग के लिए, एमिशन आदि के लिए, सब के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हो किसके पास, हमारे ईसीएम के पास है, यही कंट्रोल करता है, इसलिए इसको इंजन का दिमाग भी कहा जाता है। अब ये जो लोकेशन होती है, द ईसीएम इज लोकेटेड इन द इंजन कंपार्टमेंट। इंजन के कंपार्टमेंट में इसकी लोकेशन होती है, ऑफन नियर द फायरवॉल, बैटरी या अंडर द डैशबोर्ड और नियर द स्टीयरिंग कॉलम। इसको लगाया जा सकता है, डिपेंड करता है इंजन के डिजाइन पर। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अंडर साइड द इंस्ट्रूमेंट पैनल, उपकरण पैनल के नीचे लगाया गया है। इन द गियर बॉक्स असेंबली, गियर बॉक्स की असेंबली में। नियर द फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील के पास। और डी है फ्रंट साइड ऑफ द रेडिएटर, रेडिएटर के अगले हिस्से में। तो आप देख सकते हो रेडिएटर के अगले हिस्से में इसको नहीं लगाया जा सकता, इंजन के पास लगा होता है। फ्लाईव्हील भी इसको ऑप्शन नहीं होगा, गियर बॉक्स के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन जो ए है वही बचता है, अंडर साइड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पैनल, उपकरण पैनल के नीचे। जो उपकरण पैनल होता है, जहां पर ड्राइवर होता है उसके आगे एक पैनल लगा होता है जिसपे सभी इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, उसके निचली साइड पर ये ईसीएम लगा होता है। इन चार ऑप्शन के हिसाब से यही इसका आंसर बैठेगा। यही पूछा गया था जो ईसीएम है इंजन में कहाँ इंस्टॉल होता है, तो वो इंस्टॉल होता है अंडर साइड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पैनल, उपकरण पैनल के नीचे। ये आज की वीडियो लास्ट क्वेश्चन है 300, विच इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम सप्लाइज ऑप्टिमम एयर फ्यूल मिक्सचर टू द कंबस्टन चैम्बर अंडर द डिफरेंट ड्राइविंग कंडीशन। भाई कौन सा इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली विभिन्न ड्राइविंग स्थितियों के तहत दहन कक्ष में इष्टतम एयर फ्यूल मिक्सचर प्रदान करती है। यानी कि जो हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर है उसको अलग अलग जो ड्राइविंग कंडीशन है, आपको पता, कभी स्पीड ज्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी गड्ढे आ जाएंगे, कभी लोड ज्यादा हो जाएगा, कभी लोड कम होगा। तो जो वेरिंग ड्राइविंग कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर है, एक एग्जैक्ट अमाउंट में ना वो ज्यादा जाना चाहिए जिससे हमारा फ्यूल की वेस्टेज भी ना हो, ना कम जाना चाहिए जिससे हमारे इंजन की एफिशिएंसी कम हो जाए या इंजन की परफॉर्मेंस कम हो जाए। तो कौन सिस्टम देखता है उसकी सप्लाई को, ऑप्टिमम एयर फ्यूल मिक्सचर की। ऑप्शन आपके पास है आइडल स्पीड कंट्रोल सिस्टम, बी है फ्यूल इंजेक्शन कंट्रोल सिस्टम, सी है इग्निशन कंट्रोल सिस्टम और डी हमारा ऑयल पंप कंट्रोल सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा बी पर टिक करेंगे। याद रखना है ये फ्यूल नाम भी लिखा, देखो फ्यूल इंजेक्शन कंट्रोल सिस्टम, यानी कि ईंधन इंजेक्शन नियंत्रण प्रणाली, जो फ्यूल का जो इंजेक्शन उसको कंट्रोल करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, हमारा फ्यूल इंजेक्शन कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल करता है भाई जो अलग अलग हमारी ड्राइविंग कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर कितना जाना चाहिए, उसकी जो ऑप्टिमम अमाउंट है उसको कौन चेक करता है और कौन बेचता है, फ्यूल इंजेक्शन कंट्रोल सिस्टम। तो बी पर टिक करेंगे, बी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 301, which part of electronic fuel injection system control opening of the bypass air passage। भाई इलेक्ट्रॉनिक ईंधन इंजेक्शन प्रणाली में कौन सा भाग बाईपास वायु मार्ग के खुलने को नियंत्रित करता है। जो बाईपास एयर पैसेज है उसको खुलने में मदद करता है या उसको कंट्रोल करता है, वो कौन सा सिस्टम है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए आपके पास प्रेशर रिलीफ वाल्व, बी है आइडल एयर कंट्रोल वाल्व, सी है थ्रोटल वाल्व या डी हमारी चेक वाल्व। तो जो एयर पास पैसेज है
उसको जो ओपन करता है, कंट्रोल करता है, वो होता है हमारा आइडल एयर कंट्रोल वाल्व, निष्क्रिय वायु नियंत्रण वाल्व। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा हमारा? बी रहेगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आल्सो नोन एज द आइडल एयर कंट्रोल एक्चुएटर, इसको हम आइडल एयर कंट्रोल एक्चुएटर भी बोलते हैं। तो अगर ऑप्शन में वाल्व की जगह यहाँ पर एक्चुएटर लिखा होता तो भी हमारा यही आंसर होता है। काम क्या है? इज यूज टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ एयर एंटरिंग द इंजन, इसका काम होता है इंजन के अंदर कितनी एयर जा रही है उसको अमाउंट को कंट्रोल करना। व्हेन द थ्रोटल इज क्लोज, जब थ्रोटल हमारी क्लोज होती है। तो हेल्पिंग इन मेंटेन द स्टेबल आइडल स्पीड, इंजन की आइडल स्पीड को मेंटेन करने में ये मदद करता है। तो जो बाईपास एयर होती है उस पैसेज को कंट्रोल कौन करता है? आइडल एयर कंट्रोल वाल्व या कंट्रोल एक्चुएटर। बी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 302, Which part of ignition system connect and disconnect the primary circuit? भाई इग्निशन सिस्टम का कौन सा भाग प्राथमिक सर्किट को जोड़ता है और डिस्कनेक्ट करता है? ऑप्शन ए है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर, बी है कंडेंसर, सी है कॉन्टैक्ट ब्रेकर और डी है इग्निशन कोइल। बहुत आसान क्वेश्चन है। इग्निशन सिस्टम में कनेक्ट करना, डिस्कनेक्ट करना, यानी कि वो एक ब्रेक कर रहा है। तो जहां पर देखे कॉन्टैक्ट ब्रेकर तो वही हो जाएगा आंसर। सी पर टिक करेंगे। यानी कि कॉन्टैक्ट ब्रेकर क्या कर रहा है? कॉन्टैक्ट को काट रहा है, ब्रेक कर रहा है, कभी उसको कनेक्ट कर देता है, कभी डिस्कनेक्ट कर देता है, जब भी उसको जरूरत होती है, जरूरत के अनुसार। तो इग्निशन सिस्टम का जो कॉन्टैक्ट ब्रेकर होता है उसका काम होता है प्राइमरी सर्किट को कनेक्ट करना एंड डिस्कनेक्ट करना। तो सी पर टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 303, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इग्निशन कोइल? जो इग्निशन कोइल है उसका कार्य क्या होता है, पर्पज क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए है स्टेप अप लो वोल्टेज टू द हाई वोल्टेज, भाई कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बढ़ाना। बी है स्टेप डाउन द हाई वोल्टेज टू द लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज को कम करना लो वोल्टेज में। सी है कनेक्ट द प्राइमरी सर्किट टू द इग्निशन स्विच, प्राइमरी सर्किट को इग्निशन स्विच से जोड़ना। और डी है डिस्कनेक्ट द सेकेंडरी सर्किट टू द डिस्ट्रीब्यूटर, द्वितीय सर्किट को डिस्ट्रीब्यूटर से अलग करना। तो जो इग्निशन कोइल है, पिछली वीडियो में भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जो इग्निशन कोइल है इसका कार्य होता है जो हमारी लो वोल्टेज होती है उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना, यानी कि स्टेप अप द लो वोल्टेज टू द हाई वोल्टेज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये कम नहीं करती वोल्टेज को, हाई करती है। क्योंकि जो बैटरी से मिलती है हमें, हमारी बैटरी होती है 12 वोल्ट की, वो तो कम वोल्टेज होती है। इस लो वोल्टेज को बहुत हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करके स्पार्क प्लग तक भेजता है। क्योंकि स्पार्क प्लग को स्पार्क होने के लिए, कंबस्टर करने के लिए बहुत हाई वोल्टेज की जरूरत होती है। तो इस हाई वोल्टेज कहाँ से आती है? ये हाई वोल्टेज ये हमारी इग्निशन कोइल क्या करती है? उस लो वोल्टेज को जो बैटरी से आई है उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टेप अप लो वोल्टेज टू द हाई वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 304, विच सेंसर लोकेटेड इन द इनटेक मैनिफोल्ड और द थ्रोटल बॉडी? इनटेक मैनिफोल्ड या थ्रोटल बॉडी में कौन सा सेंसर स्थित होता है, ये पूछा गया है। अभी सेंसर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे, तो ध्यान से समझना है। तो कोई ना कोई एग्जाम में आपको सेंसर मिल ही जाएगा, तो ध्यान से समझना। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया जो इनटेक मैनिफोल्ड होता है या थ्रोटल बॉडी होती है, वहां पर जो सेंसर लगा होता है उसका नाम पूछा गया है। आपको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम लिया है। ये हमारा इनटेक मैनिफोल्ड है और यहाँ पर ये जो सेंसर है ये लगा हुआ है, इसका नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए है हमारा मास एयर फ्लो सेंसर, बी है ऑक्सीजन सेंसर, सी है हॉल इफेक्ट सेंसर और डी है एयर वर्टेक्स सेंसर। तो जो यहाँ पर लगा होता है हमारा इनटेक मैनिफोल्ड में, जहाँ से एयर फ्यूल मिक्सर आता है, ये सेंसर कहलाता है हमारा मास एयर फ्लो सेंसर। ए पर टिक करेंगे हम, मास एयर फ्लो सेंसर। ये सेंस करता है भाई कितने अमाउंट में एयर हमारे इंजन के अंदर जा रही है, उसको मेजर करना, सेंस करना, इसका काम होता है मास एयर फ्लो सेंसर। इस सेंसर का नाम था जो इनटेक मैनिफोल्ड पर या थ्रोटल बॉडी पर लगा होता है। ए पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 305, विच टाइप ऑफ सेंसर लोकेटेड एट द एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड? अब पहले इनटेक पे पूछा गया था, अब एग्जॉस्ट पे पूछा गया। भाई एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे कौन सा सेंसर स्थित होता है? ऑप्शन वही है आपके पास हॉल इफेक्ट सेंसर, बी ऑक्सीजन सेंसर, सी एयर वोर्टेक्स सेंसर और डी हमारा मास एयर फ्लो सेंसर। मास एयर फ्लो सेंसर हम देख चुके हैं, ये इनटेक मैनिफोल्ड पे लगा होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये जो सेंसर है हमारा जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे लगा होता है, इस प्रकार से दिखता है, ये सेंसर होता है, ताकि आप समझ जाओ इसलिए मैंने पिक्चर ली है। इसको कहते हैं ऑक्सीजन सेंसर। भाई ये किसको मेजर करता है? ऑक्सीजन को सेंस करता है, कितनी ऑक्सीजन एग्जॉस्ट गैसेज के साथ बाहर जा रही है। तो किस पर टिक करेंगे? बी पर टिक करेंगे। यहाँ लिख भी दिया मैंने O2 सेंसर यानी कि ऑक्सीजन सेंसर, ऑफन रेफर एज द लैम्बडा सेंसर भी इसको बोलते हैं, लैम्बडा सेंसर, ये भी याद रख सकते हो ये नाम, लैम्बडा सेंसर। मॉनिटर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, किसको मॉनिटर करता है, किसको सेंस करता है? अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन इन द एग्जॉस्ट स्ट्रीम एंड सेंड दिस डाटा टू द ECM, और ये डाटा
सेंस करके कहाँ भेज देता है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में भेज देता है, ईसीएम को भेज देता है, ताकि उसको पता लग जाए भाई एग्जॉस्ट गैसेज में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा है। उससे वो कैलकुलेट कर सकता है जो इंजन के अंदर कंबस्टन हुआ है वो कितना एफिशिएंटली हुआ है। अगर कंबस्टन कम ज्यादा होगा तो वो ऑक्सीजन की अमाउंट भी कम ज्यादा हो जाएगी। उसी के हिसाब से वो मेजर कर लेता है कि हमारे इंजन के अंदर का जो कंबस्टन है वो अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये था ऑक्सीजन सेंसर जो लगा होता है हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में। मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो डायग्राम वगैरह की मदद से मैं जो आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, माइंड में आपके फिट हो रहे होंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। तो अगर आप लोगों के वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दे, कमेंट करके बता करो कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, तभी हमारा मन करता है और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने के लिए। तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दें। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 306। विच सेंसर यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। भाई चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को मापने के लिए किस सेंसर का उपयोग किया जाता है। आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास वही रहेंगी, एयर वोर्टेक्स सेंसर, वोल्टेज सेंसर, सी है हॉल इफेक्ट सेंसर और डी है इंजन नोकिंग सेंसर। तो यहाँ पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को कौन मेजर करता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है हॉल इफेक्ट सेंसर। सी पर टिक करेंगे। हॉल इफेक्ट सेंसर ऐसे सेंस करता है, ये रहा हमारा हॉल इफेक्ट सेंसर, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको ये सेंस कर लेता है। कैसे सेंस करता है, इट जनरेटेड वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। हॉल इफेक्ट सेंसर क्या करता है, वोल्टेज को जनरेट करता है किसके प्रोपोर्शनल में, मैग्नेटिक फील्ड में। जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी तो वोल्टेज की आउटपुट भी ज्यादा आएगी, किसमें से, हॉल इफेक्ट सेंसर में से। और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी तो जो वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा हॉल इफेक्ट सेंसर वो भी कम होगी। तो ये मेजर करता है हमारी वोल्टेज के थ्रू। क्वेश्चन में पूछा गया था कि मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को कौन मेजर करता है, कौन मेजर करता है, हमारा हॉल इफेक्ट सेंसर मेजर करके बता देता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 307। विच सेंसर इज यूज टू सेंस द वाइब्रेशन। अब पूछा गया कि भी जो कंपन को महसूस करने के लिए किस सेंसर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास इंजन नोकिंग सेंसर, बी है हॉल इफेक्ट सेंसर, सी है एयर वोर्टेक्स सेंसर और डी हमारा व्हीकल स्पीड सेंसर। तो जो वाइब्रेशन को मेजर करने के लिए, सेंस करने के लिए यूज किया जाता है उसको बोलते हैं इंजन नोकिंग सेंसर। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए। और इंजन नोकिंग सेंसर इस प्रकार से दिखता है। ये मैंने पिक्चर आपको समझाने के लिए ली है। कैसे काम करता है, जो नोक सेंसर इज अ पीजो इलेक्ट्रिक टाइप सेंसर, इसको हम पीजो इलेक्ट्रिक टाइप सेंसर बोलते हैं। ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करता है एंड डिटेक्ट द हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन। जो हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन होती है जो जनरेट होती है इंजन के अंदर नोकिंग की वजह से, तो उनको ये सेंस करके बताता है, रीड करता है। तो इसके लिए हम करते हैं इंजन नोकिंग सेंसर। नोकिंग की वजह से ही वाइब्रेशन आती है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंजन नोकिंग सेंसर, जो वाइब्रेशन को सेंस करता है। तो ये पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 308। विच टाइप ऑफ सेंसर इज यूज टू मॉनिटर द इंजेक्शन टाइमिंग एंड इग्निशन टाइमिंग ऑफ द इंजन। इंजन के इंजेक्शन टाइमिंग और इग्निशन टाइमिंग की निगरानी के लिए किस सेंसर का उपयोग किया जाता है। आपको समझाने के लिए मैंने ये पिक्चर ली है, और ये जो सेंसर है ये सेंसर यहाँ पर लगा होता है। तो इस सेंसर को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास है प्रेशर सेंसर, बी है थ्रोटल पोजीशन सेंसर, सी है क्रैंक एंड कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर और डी हमारा इंजन नोकिंग सेंसर। तो जो सेंसर हमारा मॉनिटर करता है, निगरानी रखता है किसकी, इंजेक्शन टाइमिंग की और इग्निशन टाइमिंग की, उसको हम बोलते हैं क्रैंक एंड कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि कैमशाफ्ट की पोजीशन और क्रैंक की पोजीशन के अनुसार ही वो इंजेक्शन की टाइमिंग और इग्निशन टाइमिंग को मैनेज करता है हमारा ईसीएम। और जो क्रैंक और कैमशाफ्ट की पोजीशन है सेंस करके कौन बताता है, ये वाला सेंसर बताता है हमारे ईसीएम। तो यही पूछा गया था कि इंजेक्शन टाइमिंग और इग्निशन टाइमिंग को कौन मॉनिटर करता है, तो वो हमारा क्रैंक एंड कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर। सी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 309। Which sensor is used to alert the driver of unseen obstacle। अदृश्य बाधाओं के बारे में ड्राइवर को सचेत करने के लिए किस सेंसर का उपयोग किया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। आपने देखा होगा आजकल गाड़ियों में जब गाड़ी बैक की जाती है, पीछे ड्राइवर नहीं देख पाता नीचे क्या है, तो पीछे जो बाधाएं आती है, ऑब्स्टेकल आती है, उसके लिए यूज किया जाता है पार्किंग सेंसर। इस प्रकार से आपने देखा भी होगा, पीछे लगा होता है। जब पीछे गाड़ी जाती है और ड्राइवर की नजर नहीं है उस बाधा पे, पीछे कोई खंबा है या कोई व्यक्ति खड़ा है या कोई दीवार है, तो जैसे भी उसके नजदीक जाएगी हमारी गाड़ी, कार जाएगी, तो वो बीप की आवाज देना शुरू कर देता है। और आजकल तो कैमरे लगे होते हैं, कैमरे आगे मॉनिटर पर दिख जाते हैं। तो ये जो सेंस करने के लिए यूज किया जाता था उस सेंसर को बोलते थे हम पार्किंग सेंसर। ऑप्शन में देख लेते हैं, ये रहा पार्किंग सेंसर। तो बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं, आसान क्वेश्चन था भाई। जो अनसीन, जिसको देख नहीं सकता, जिन बाधाओं को
ड्राइवर कई बार नहीं देख पाता पीछे क्या है, तो उसको सेंस करने के लिए यूज होता है हमारा पार्किंग सेंसर। और ये पार्किंग सेंसर अलर्ट कर देता है ड्राइवर को बीप की आवाज से। और आजकल तो विजुअल डिस्प्ले भी आप देख सकते हो, आगे मॉनिटर पर दिख जाता है कि कितना डिस्टेंस वो रहता है। तो ये पार्किंग सेंसर था, बी पर टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 310, विच पार्ट ऑफ कोल्ड स्टार्ट सिस्टम अलाउ एडिशनल एयर टू बाईपास द थ्रोटल प्लेट। कोल्ड स्टार्ट सिस्टम का कौन सा हिस्सा अतिरिक्त हवा को थ्रोटल प्लेट को बाईपास करने की अनुमति देता है, यानी कि जो एडिशनल एयर है, जो एक्स्ट्रा एयर है, उसको बाईपास कर देता है, कौन सा सिस्टम वो होता है। ऑप्शन ए है आपका एक्सिलरी एयर वाल्व, बी है एयर सप्लाई रिले, सी है थर्मो टाइम स्विच और डी हमारा ऑक्सीजन सेंसर। तो जो एडिशनल एयर है उसको बाईपास करने का काम करता है हमारा एक्सिलरी एयर वाल्व, सहायक वायु वाल्व। तो इसको आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यह मैंने लिख दिया है। इन ए कोल्ड स्टार्ट सिस्टम द एक्सिलरी एयर वाल्व ऑफन रेफर्ड एज द आइडल एयर कंट्रोल वाल्व। भाई इसको आइडल एयर कंट्रोल वाल्व भी कहते हैं, ये भी याद रख लेना, आइडल एयर कंट्रोल वाल्व अलाउज एडिशनल एयर टू बाईपास द थ्रोटल प्लेट टू हेल्प द इंजन स्टार्ट। क्योंकि जब जो कोल्ड स्टार्ट है, यानी कि हमारा इंजन काफी ठंडा है या सर्दियों का मौसम है, उस वक्त हमारे इंजन को स्टार्ट होने के लिए फ्यूल की ज्यादा जरूरत होती है, एयर की कम। तो जो एडिशनल एयर है उसको बाहर निकालने का, बाईपास करने का काम कौन करता है, हमारा आइडल एयर कंट्रोल वाल्व करती है, जिसको हम एक्सिलरी एयर वाल्व भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 311, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टैकोमीटर। टैकोमीटर का उद्देश्य क्या। टैकोमीटर हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। टैकोमीटर का काम क्या होता है तो आपको पता होगा। टैकोमीटर क्या करता है, गेज है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम होता है इंजन की रोटेशनल स्पीड को मेजर करना, और किसमें, रिवोल्यूशन पर मिनट में, आरपीएम में ये मेजर करता है रोटेशनल स्पीड को। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ है। ए है इंडिकेट द कूलेंट टेम्परेचर, जी नहीं। इंडिकेट द इंजन आरपीएम, यस यही आंसर हो जाएगा। ये इंजन के आरपीएम इंडिकेट करता है, उसके आरपीएम बताता है कि हमारा इंजन की जो रोटेशनल स्पीड है 1 मिनट में कितने वो रिवोल्व कर रहा है, कितने रिवोल्यूशन वो ले रहा है, यही दिखा जाता है इस आरपीएम मीटर के द्वारा या टैकोमीटर के द्वारा। तो इसको सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बाकी नहीं ऑप्शन देखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 312, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ईएफआई इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। ईएफआई इंजन प्रबंधन प्रणाली का लाभ क्या है। जो ईएफआई है उसकी फुल फॉर्म मैंने ये लिख दी है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन इसको कहा जाता है। तो ये फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। ईएफआई इंजन मैनेजमेंट सिस्टम क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो क्वेश्चन में इसका लाभ पूछा गया है, एडवांटेज पूछा गया है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए है इंक्रीज द थर्मल एफिशिएंसी, जो थर्मल एफिशिएंसी उसको बढ़ाता है। बी है इंक्रीज द मैकेनिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी को बढ़ाता है। सी है बेटर स्टार्टिंग एंड एक्सेलरेशन, बेहतर शुरुआत और त्वरण। और डी है इफेक्टिव फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन अचीव्ड बाई, प्रभावी ईंधन वितरण प्राप्त होता है। तो जो ईएफआई होता है इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में, इसका काम होता है बेटर स्टार्टिंग एंड एक्सेलरेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ मैंने लिख दिया है, ईएफआई सिस्टम यूज इलेक्ट्रॉनिक सेंसर टू प्रिसाइजली मीटर द फ्यूल एंश्योरिंग द ऑप्टिमल एयर फ्यूल मिक्सचर फॉर द वेरियस इंजन कंडीशन। जो इंजन की वेरियस कंडीशन होती है, जैसे स्टार्टिंग में हमें फ्यूल की मात्रा ज़्यादा चाहिए, जब हमें स्पीड बढ़ानी होती है तब भी फ्यूल की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है, जब एक कॉन्स्टेंट स्पीड पे चल रहा होता है इंजन, जब हमें फ्यूल की मात्रा कम चाहिए होती है। तो ये फ्यूल की सप्लाई को मैनेज करने का काम जो प्रिसाइजली मीटर करता है, चेक करता है कितना फ्यूल चाहिए, वो किसका काम होता है, ईएफआई का होता है। इसलिए इसका जो एडवांटेज है वो यही है, बेटर स्टार्टिंग एंड एक्सेलरेशन। भाई स्टार्टिंग में, एक्सेलरेशन में, गाड़ी की स्पीड को बढ़ाने में, स्टार्ट करने में मदद करता है, हेल्प करता है। तो इसको आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 313, व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ कोल्ड स्टार्ट सिस्टम। जो कोल्ड स्टार्ट सिस्टम लगा होता है उसकी विशेषता क्या होती है, क्या उसका स्पेशल फीचर होता है। ऑप्शन ए है प्रोवाइड द एडिशनल फ्यूल ड्यूरिंग द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग के दौरान अतिरिक्त ईंधन प्रदान करना। बी है प्रोवाइड द पॉजिटिव स्टार्टिंग, सकारात्मक स्टार्टिंग प्रदान करना। सी है इनटेक मैनिफोल्ड। और डी है डिटरमाइन द टाइमिंग एंड सीक्वेंस ऑफ द फ्यूल इंजेक्शन, ईंधन के इंजेक्शन के समय और अनुक्रम को निर्धारित करना। तो कोल्ड स्टार्ट, जैसे कि नाम में आप देख सकते हो, आप देखते थे कि पहले जो गाड़ियां होती थी, ट्रैक्टर होते थे, वो ठंड में, सर्दी के मौसम में स्टार्ट होने में बहुत एफर्ट मांगते थे, बहुत एफर्ट करना पड़ता स्टार्ट करने के लिए। लेकिन आजकल लगे हुए हैं कोल्ड स्टार्ट सिस्टम। इन कोल्ड स्टार्ट सिस्टम का काम क्या होता है, क्योंकि जब इंजन ठंडा होगा उसको स्टार्ट होने में फ्यूल की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है, तो जो एडिशनल फ्यूल की सप्लाई है वो किसके द्वारा की जाती है, कोल्ड स्टार्ट सिस्टम के द्वारा की जाती है। ये इसका एडवांटेज है, स्पेशल फीचर है। तो देख लेते हैं, ये रहा, प्रोवाइड द एडिशनल फ्यूल ड्यूरिंग द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग के दौरान जो अतिरिक्त ईंधन की जरूरत पड़ती है वो इसके द्वारा सप्लाई किया जाता है। तो इसको आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इसका स्पेशल फीचर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 314,
व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंजन परफॉर्मेंस इफ द एयर लीक इन द इंडक्शन सिस्टम ऑब्जर्व्ड। भाई यदि इंडक्शन सिस्टम में हवा का रिसाव देखा जाए, एयर बाहर निकल रही है, लीक हो रही है, तो इंजन के प्रदर्शन पर, उसकी परफॉर्मेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए है इंजन हार्ड टू स्टार्ट, जो इंजन हार्ड हो जाएगा स्टार्ट होने में। बी है इंजन क्रैंक बट विल नॉट स्टार्ट, भाई इंजन क्रैंक तो करेगा लेकिन शुरू नहीं होगा। सी है प्रेशर रेगुलेटर, दबाव को नियंत्रित करेगा। या डी है इंजन प्रोड्यूस द अबनॉर्मल नॉइज, इंजन आवाज पैदा करेगा। तो आप ये बात बहुत आसानी से समझ सकते हो, अगर एयर लीक हो रही है कहीं भी, तो जो एयर फ्यूल मिक्सचर था जो चाहिए इंजन को वो नहीं मिलेगा, उतनी एयर नहीं मिल रही, एयर तो लीक हो रही है, बाहर जा रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इंजन स्टार्ट होने में बहुत कठिनाई होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए पर टिक करेंगे। इंजन हार्ड टू स्टार्ट, आगे होल्ड लिखा हुआ है, ये शब्द की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो भाई इंजन शुरू होने में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसको वो एयर नहीं मिल रही है जितनी एयर उसको इंजन को चाहिए थी कंबस्शन के लिए। तो एयर हमारी लीक हो रही है कहाँ, इंडक्शन सिस्टम में, तो इसकी वजह से हमारा इंजन स्टार्ट होने में मुश्किल आएगी, शुरू होने में उसको कठिनाई आएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा, बाकी ऑप्शन नहीं देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 315। व्हाट इज द कंट्रीब्यूटरी कॉज फॉर द इंजन हार्ड टू स्टार्ट कोल्ड। भाई इंजन को स्टार्ट करने में कठिनाई, ठंड का कारण क्या है। भाई इंजन को स्टार्ट होने में बहुत कठिनाई आ रही है, तो उसका कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है आपके पास थर्मो टाइम स्विच फॉल्टी, भाई थर्मो टाइम स्विच है जो वो खराब है, फॉल्टी है। बी है डिफेक्टिव ऑयल प्रेशर, जो दोषपूर्ण तेल दबाव है। सी है फॉल्टी फ्यूल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर खराब है, दोषपूर्ण है। और डी है डैमेज रेडिएटर, रेडिएटर क्षतिग्रस्त है। तो इन चार ऑप्शन में से देखते हैं पूछा क्या गया था। भाई इंजन स्टार्ट होने में जब कंडीशन क्या, कोल्ड है, ठंडी है, और वो स्टार्ट होने में मुश्किल आ रही है, अगर उसमें मुश्किल आ रही है तो इसका मतलब जो थर्मो टाइम स्विच है वो फॉल्टी है, खराब है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। थर्मो टाइम स्विच के बारे में पढ़ भी चुके हैं, दोबारा मैंने यहाँ लिख भी दिया है, TTS यानी कि थर्मो टाइम स्विच कंट्रोल द कोल्ड स्टार्ट इंजेक्टर। ये किसको कंट्रोल करता है, जो कोल्ड स्टार्ट इंजेक्टर है, विच प्रोवाइड द एक्स्ट्रा फ्यूल ड्यूरिंग द कोल्ड स्टार्ट। उसका काम ये था कि जब भी इंजन को स्टार्ट करेंगे कोल्ड कंडीशन में तो एक्स्ट्रा जो फ्यूल की जरूरत होगी वो प्रोवाइड करेगा। लेकिन अब ये स्विच फॉल्टी है, खराब है, तो जो एक्स्ट्रा फ्यूल की जरूरत होती है इंजन को स्टार्ट होने में वो इसको सप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो खराब है। अगर वो खराब है और इंजन में एक्स्ट्रा फ्यूल की सप्लाई नहीं हो रही है तो वो इंजन स्टार्ट होने में मुश्किल आएगी, कठिनाई आएगी जब वो ठंडी स्थिति है। तो यही पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए। थर्मो टाइम स्विच फॉल्टी है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा फ्यूल की सप्लाई नहीं हो रही है, तो ए पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 316, व्हाट इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रोड बर्निंग इन द स्पार्क प्लग। भाई स्पार्क प्लग में इलेक्ट्रोड जलने का कारण क्या है। देखो मैंने आपको समझाने के लिए पिक्चर ली है, हालांकि क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेगी। देखो स्पार्क प्लग हमारा इस प्रकार का होता है, ऊपर ये इसकी इलेक्ट्रोड है और जलने के बाद वे इस प्रकार से खराब हो जाती है, जल जाती है। आप देख रहे हो ये है पोजीशन उसकी जलने के बाद। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड के जलने का क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन आपके पास है स्पार्क प्लग रन टू वोल्ट, भाई प्लग बहुत ठंडा चलता है, अगर ठंडा हो तो जलेगा कैसे, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकती। बी है इनकरेक्ट टैपेट क्लियरेंस, भाई टैपेट क्लियरेंस अगर उसमें कम ज्यादा है तो इस टैपेट क्लियरेंस से भी जलेगी नहीं, या तो अगर क्लियरेंस ज्यादा होगा तो हमारा इंजन ही स्टार्ट नहीं होगा, तो ये भी गलत है इस क्वेश्चन के हिसाब से। सी है प्लग रन्स टू हॉट, प्लग बहुत गर्म चलता है, हाँ जी ये इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि स्पार्क प्लग अगर हमारा बहुत गर्म वाली स्थिति में रन होता है तो हमारा प्लग क्या हो जाएगा, जल जाएगा, उसकी इलेक्ट्रोड क्या हमारी जल के ऐसी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। सी पर टिक करेंगे अगर ये क्वेश्चन हमें मिलता है एग्जाम में। डी भी देख लेते हैं, इनकरेक्ट फ्यूल मिक्सचर, अगर हमारा फ्यूल का मिश्रण गलत है, इनकरेक्ट है, तो उससे स्पार्क प्लग पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो अगर हमारा स्पार्क प्लग ज्यादा गर्म अवस्था में रन होता है तो वो बर्न हो सकता है, जल सकता है उसकी इलेक्ट्रोड, तो सी पर टिक करेंगे। और मैंने यहाँ लिख भी दिया, एक्सेसिव हीट कैन लीड टू इलेक्ट्रोड मेल्टिंग, ब्लिस्टरिंग और इवन पीटिंग। भाई अगर हीट ज्यादा है, एक्सेसिव है, तो हमारा इलेक्ट्रोड जल सकता है, मेल्ट हो सकता है, ब्लिस्टरिंग हो सकती है उसके ऊपर, और खड्डे भी हो सकते हैं, इवन पीटिंग हो सकती है उसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 317, व्हाट इज द नेम ऑफ द अल्टरनेटर पार्ट। अल्टरनेटर भाग का नाम क्या है। आपको ये फिगर दी गई है क्वेश्चन में और इसको देख के आपने बताना है ये अल्टरनेटर का पार्ट है और इसका नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास है, ए ड्राइव एंड फ्रेम, बी है स्प्रिंग एंड फ्रेम, सी है रोटर असेंबली, डी है स्टेटर असेंबली।
तो अगर आपने अल्टरनेटर के अलग अलग पार्ट देखे होंगे तो क्वेश्चन के जो फिगर है उसको देखते पता लग गया हो ये क्या है, ड्राइव एंड फ्रेम। इसको क्या कहते हैं, ड्राइव एंड फ्रेम। तो ए पर टिक करेंगे। और इसका काम क्या होता है, इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड हाउसेज द रोटर। भाई जो रोटर होता है हमारा अल्टरनेटर में उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है और हाउस मतलब ये रोटर इसमें फिट होता है, उसको फिट के लिए ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा ड्राइव एंड फ्रेम, इस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 318, व्हाट इज द नेम ऑफ द अल्टरनेटर पार्ट। अब दूसरा ये पिक्चर दी गई है, इसको देख के भी आपने बताना है कि अल्टरनेटर का कौन सा पार्ट है। ऑप्शन आपके पास है ड्राइव एंड फ्रेम, हालांकि ड्राइव एंड फ्रेम हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं तो ये तो आंसर बिल्कुल ही नहीं होगा। बी है वोल्टेज रेगुलेटर, सी है स्लिप रिंग एंड फ्रेम और डी है हमारा करंट रेगुलेटर। तो भाई ना तो ये वोल्टेज रेगुलेटर है ना ही करंट रेगुलेटर है, और ये है हमारा स्लिप रिंग एंड फ्रेम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। और जो स्लिप रिंग एंड फ्रेम है इसका काम क्या होता है, इट इज द हाउसिंग दैट सपोर्ट द स्लिप रिंग। ये क्या है, जो हमारी स्लिप रिंग होती है अल्टरनेटर में उसको सपोर्ट करने के लिए, हाउसिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और हमारी स्लिप रिंग क्या करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं इलेक्ट्रिक पावर को रोटेटिंग रोटर से स्टेशनरी रोटर तक। तो स्लिप रिंग एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारे अल्टरनेटर का, और स्लिप रिंग को हाउसिंग देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए स्लिप रिंग एंड फ्रेम का प्रयोग किया जाता है, वही डायग्राम में दिखाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 319, What is the name of the part marked as X in the alternator charging circuit। ये आपको अल्टरनेटिंग चार्जिंग सर्किट दिया गया है और ये इस पार्ट का नाम पूछा गया है जिसको क्वेश्चन में X कहा गया है। ऑप्शन आपके पास है इग्निशन स्विच, बी है एमीटर, सी है इग्निशन कोर और डी है हमारा फ्यूज। तो आपने याद रखना है जो ये पार्ट है यहाँ पर लगा हुआ है ये हमारी इग्निशन कोर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपने याद रखना है ना तो ये स्विच है और ना ही फ्यूज और ना ही एमीटर होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए इस प्रकार का तो इस फिगर को देखते ही याद रखना ये क्या हमारा इग्निशन कोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 320, What is the purpose of V pulley in the charging system। भाई चार्जिंग सिस्टम में V पुली का प्रयोग किया जाता है, तो V पुली का यूज करने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है आपके पास ड्राइव द कैमशाफ्ट को चलाने के लिए, बी है रोटेट द अल्टरनेटर रोटर को घुमाने के लिए, सी है ड्राइव द क्रैंकशाफ्ट को चलाने के लिए, डी है सपोर्ट द रेक्टिफायर माउंटिंग प्लेट को सपोर्ट करने के लिए। तो जो वी पुली होती है चार्जिंग सिस्टम में उसका काम होता है रोटेट द अल्टरनेटर रोटर। जो अल्टरनेटर का रोटर होता है उसको घुमाने के काम आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, मैंने लिख भी दिया है, वी पुली सर्व एज द क्रूशियल कंपोनेंट, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसका काम क्या होता है, ट्रांसमिटिंग रोटेशनल पावर फ्रॉम द इंजन टू द अल्टरनेटर, यानी कि इसी की मदद से अल्टरनेटर घूमता है। अल्टरनेटर और इंजन के बीच में पावर को ट्रांसमिट करने का काम कौन करती है, वी पुली ही करती है। और जिसकी वजह से जो हमारा अल्टरनेटर है इंजन से जुड़ जाएगा, घूमेगा और घूमने की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, जो व्हीकल है उसकी बैटरी को चार्ज करेगा और जो बाकी कंपोनेंट है वहां भी बिजली की सप्लाई तभी हो सकेगी, तब अल्टरनेटर बिजली बनाएगा। अल्टरनेटर तब बिजली बनाएगा जब इंजन की शाफ्ट से जुड़ेगा, तो उसको जोड़ने में वी पुली का अहम रोल होता है, इसलिए क्रूशियल कंपोनेंट है। तो जब भी आ जाए पर्पज क्या वी पुली का, तो याद रखना रोटेट द अल्टरनेटर और रोटर को घुमाना इसका काम है। वी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 321, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द स्टार्टिंग सिस्टम। भैया आपको स्टार्टिंग सिस्टम का एक चित्र दिया गया है, इस चित्र में जो एक्स है ये पूछा गया है ये कौन सा पार्ट है। ऑप्शन आपके पास है की स्विच, बी है आर्मेचर, सी है सोलेनोइड स्विच और डी हमारा स्टार्टिंग मोटर। तो आप इस शेप से वैसे भी पता कर सकते हो ये क्या है, हमारी स्टार्टिंग मोटर है, मोटर की तरह ये दिख भी रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। डी पर टिक करेंगे। और जो हमारा देखो मोटर का काम क्या होता है, ये स्टार्टिंग मोटर की बात करें, स्टार्टिंग सिस्टम है। तो जब आप यहाँ से चाबी घुमाते हो अपने व्हीकल की, तो सेल्फ जिसको हम बोलते हैं, सेल्फ स्टार्ट जिसको बोलते हैं, तो अब जिसको घुमाओगे तो ये सोलेनोइड स्विच है ये एक्टिव हो जाएगा और ये एंगेज कर देगा जो मोटर है इसके पिनियन को फ्लाईव्हील से जोड़ देगा, और जब फ्लाईव्हील घूमेगा तो उससे हमारा इंजन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग सिस्टम में जो ये लगा हुआ पुर्जा ये क्या हमारी स्टार्टिंग मोटर है जो फ्लाईव्हील से जुड़ती है और इंजन को स्टार्ट करने में हेल्प करती है या स्टार्ट करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये कौन सा पार्ट है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 322,
व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द स्टार्टिंग सिस्टम। फिर यही एक दूसरे टाइप का एक स्टार्टिंग सिस्टम है, इसमें भी ये पूछा गया है जो ये एक्स पार्ट है इसको क्या कहेंगे। भाई ये वाला जो पार्ट है इस प्रकार से ये दिखा रखी है, ये क्या चीज है। ऑप्शन आपके पास है सोलिनॉइड स्विच, बी है सोलिनॉइड वाइंडिंग, सी है स्टार्टिंग स्विच और डी है हमारा स्टार्टिंग मोटर। तो मोटर तो आप देख चुके हैं, ये तो होगा ही नहीं। तो ये भी याद रखना ये इस प्रकार से, ये क्या हमारी वाइंडिंग है भाई, और ये कौन सी वाइंडिंग है, सोलिनॉइड वाइंडिंग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये जो शेप है इसको देख के आप अंदाजा लगा लेना, ये हमारी वाइंडिंग है। और जो स्टार्टिंग सर्किट होता है उसमें किसकी वाइंडिंग है, ये सोलिनॉइड की वाइंडिंग है। तो बी पर टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 323, व्हाट इज द टाइप ऑफ द स्टार्टिंग सिस्टम। ये आपको एक फिगर दी गई है क्वेश्चन में, और फिगर को देख के आपने बताना ये कौन से टाइप का स्टार्टिंग सिस्टम है, क्योंकि जो स्टार्टिंग सिस्टम है कई टाइप का होता है। ऑप्शन आपके पास है बेंडिक्स ड्राइव, बी है एक्सियल और स्लाइडिंग आर्मेचर ड्राइव, बी है ओवररनिंग क्लच ड्राइव और डी है हमारा स्लाइडिंग क्लच ड्राइव। तो ये जो है भाई सिस्टम, इसको देख लो, इसकी पहचान भी बताऊंगा। ये है हमारा एक्सियल और स्लाइडिंग आर्मेचर ड्राइव, बी पर टिक करेंगे। आप इस फिगर को कैसे याद रख सकते हो, कैसे पता लगेगा कि ये हमारा एक्सियल और स्लाइडिंग आर्मेचर ड्राइव है, इसके लिए मैंने एक छोटी सी लाइन लिखी है, ये पढ़ते हैं। एंटायर आर्मेचर असेंबली मूव एक्सियली और स्लाइडिंग टू एंगेज द पिनियन गियर विद द फ्लाईव्हील रिंग गियर। इसमें क्या है, ये पूरी जो आर्मेचर असेंबली है ये पूरी मूव करती है एक्सियली, यानी कि ये अगर हम इसको मान ले कि फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील की रिंग गियर से जुड़ने के लिए ये यहाँ पर ये एक पार्ट ये लगा हुआ, एक पार्ट ये, इसमें पूरी की पूरी ये स्लाइड करेगी, वैसे इधर मूव करेगी, ये जो पार्ट है ये इसके साथ क्या हो जाएगा, एंगेज हो जाएगा। तो ये पूरी एक्सियली स्लाइड करती है, इसीलिए इसका नाम है एक्सियल और स्लाइडिंग आर्मेचर ड्राइव। तो आप इसको ऐसे पहचान इसकी रख सकते हो और याद कर सकते हो। तो बी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 324, Which type of DC starter motor generally used in the automobile। ये पूछा गया भाई ऑटोमोबाइल में आम तौर पर किस प्रकार के डीसी स्टार्टर मोटर का उपयोग किया जाता है। देखो जो स्टार्टिंग सिस्टम होता है उसमें स्टार्टिंग मोटर यूज की जाती है, और ये इसमें ये पूछा गया किस टाइप की वो स्टार्टर मोटर ज्यादातर यूज की जाती है। ऑप्शन आपके पास सीरीज टाइप यानी कि श्रृंखला के प्रकार की, बी है शंट टाइप, सी है कंपाउंड टाइप और डी हमारी पैरेलल टाइप। तो याद रखना भाई जो हमारे व्हीकल है उसमें जो स्टार्टिंग मोटर है जनरली ज्यादातर सीरीज टाइप यूज की जाती है, जिसमें सीरीज में वो कंपोनेंट लगे होते हैं, जो वाइंडिंग है सीरीज में लगी होती है। क्यों, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि जो सीरीज टाइप की वाइंडिंग होती है उसमें स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है, और जब हमारा इंजन रुका होता है उसको स्टार्ट करना होता है तो हमें इनर्शिया को ओवरकम करना होता है क्रैंक शाफ्ट के या दूसरे कंपोनेंट के, क्योंकि वो रुकी हुई अवस्था में है। तो उस वक्त हमें जो स्टार्टिंग टॉर्क है ज्यादा चाहिए होता है। तो कम स्पीड में भी ज्यादा टॉर्क कौन दे सकती है, सीरीज में अगर वाइंडिंग जुड़ी होगी। तो इसीलिए सीरीज टाइप डीसी स्टार्टर मोटर का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम ए पर टिक करेंगे। हालांकि दूसरे टाइप भी यूज किए जाते हैं लेकिन ज्यादा सीरीज टाइप यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 325, व्हाट इज द टाइप ऑफ द वाइंडिंग यूज्ड इन द डीसी स्टार्टर मोटर। डीसी स्टार्टर मोटर में किस प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने पूछा था पिछले क्वेश्चन में कि जनरली कौन सी यूज की जाती है, तो जनरली कौन सी यूज की जाती है, सीरीज टाइप। लेकिन यहाँ पर ये डायग्राम आपको दिया गया है, इसके बारे में पूछा गया भाई ये कौन सी स्टार्टर मोटर है। ऑप्शन वही है, सीरीज टाइप, पैरेलल टाइप, कंपाउंड टाइप या शंट टाइप। तो जब ये हमारे दोनों कंपोनेंट पैरेलल में जुड़े हों तो ये बोली जाती है शंट टाइप डीसी मोटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखना। अगर ये सीरीज में होती है तो सीरीज में हमारी यहां पर जुड़ी होती है भाई, यहां पर नहीं जुड़ी होती, और अगर यहां भी जुड़ी है और यहां भी जुड़ी है तो उसको कंपाउंड टाइप कह देंगे। सीरीज में खाली ऐसे जुड़ी होगी यहां पर तो इसको बोलेंगे सीरीज टाइप, और यहां ना जुड़ के जैसे कि हमारे डायग्राम में जुड़ी हुई है इसको बोलेंगे शंट टाइप, और अगर दोनों ही दिखा दे सीरीज भी और पैरेलल भी फिर वो बन जाएगी हमारी कंपाउंड टाइप। ये तीनों चारों टाइप आपने याद रखना। तो यहाँ पर दिया गया था पैरेलल में, तो जब पैरेलल में जुड़ी हो तो वो होती है हमारी शंट टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 326, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द सोलेनॉइड स्विच। भाई आपको ये डायग्राम दिया गया है सोलेनॉइड स्विच का, और ये पूछा गया है जो ये पार्ट है इसका नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास है होल्ड इन वाइंडिंग, बी है स्टार्टर स्विच, सी है पुल इन वाइंडिंग और डी हमारा आयरन प्लंजर। देखो भाई यहाँ पर दी गई है दो प्रकार की वाइंडिंग, और मैंने पीछे वीडियो आई थी उसमें भी क्वेश्चन आया था सोलेनॉइड स्विच का। इसमें दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक होती है हमारी पुल इन वाइंडिंग और एक होती है होल्ड इन वाइंडिंग। तो जो एक्स यहाँ पर दी गई है ये है हमारी पुल इन वाइंडिंग, याद रखना भाई।
ये क्या है हमारी पुल इन वाइंडिंग। अगर इसके बारे में पूछता तो ये इधर वाली जो वाइंडिंग है ये है हमारी होल्ड इन वाइंडिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये जो एक्स है ये कौन सी वाइंडिंग, हमारी पुल इन वाइंडिंग। दोनों में फर्क क्या है, जो पुल इन वाइंडिंग है वो क्या करती है, प्रोवाइड द इनिशियल एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स नीडेड टू एंगेज द स्टार्टर मोटर। पुल इन मतलब खींचना, इसका सिर्फ काम ये होता है कि ये इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती है कि हमारे स्टार्टर मोटर एंगेज हो जाए। एंगेज होने के बाद उसको होल्ड रखने का काम होता है हमारी होल्ड इन वाइंडिंग का। तो होल्ड इन वाइंडिंग उसको होल्ड करके रखती है, लेकिन स्टार्टिंग में पुल करके उसको एंगेज करने का काम करती है पुल इन वाइंडिंग। तो यहां पर कौन सी थी, हमारी पुल इन वाइंडिंग थी। सी पर टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 327, व्हाट इज द टाइप ऑफ द स्टार्टिंग सिस्टम। जो पिक्चर दी गई है इसको देख के आपने बताना कौन सा प्रकार का स्टार्टिंग सिस्टम ये है। ऑप्शन आपके पास है ओवर रनिंग क्लच ड्राइव, बी है बेंडिक्स ड्राइव, सी है स्लाइडिंग आर्मेचर टाइप और डी हमारा रेडियल स्लाइडिंग आर्मेचर टाइप। तो भाई ये पिक्चर है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए और इसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ये होती है हमारी ओवर रनिंग क्लच ड्राइव। तो इस क्वेश्चन के लिए किस पर टिक करेंगे, ए पर टिक करेंगे। ये हमारी ओवर रनिंग क्लच ड्राइव। और इसका फायदा क्या होता है, इट प्रिवेंट द स्टार्टर मोटर फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड बाय द हाई स्पीड ऑफ द इंजन आफ्टर इट हैज बीन स्टार्टेड। ओवर रनिंग क्लच यानी कि जब रनिंग ज्यादा हो जाएगी ये क्या करेगी, हमारी स्टार्टिंग मोटर को इंजन से डिसएंगेज कर देगी, इंजन के साथ उसका जो जुड़ाव वो हटा देगी, ताकि हमारी स्टार्टिंग मोटर, क्योंकि जब स्टार्ट होने के बाद भाई देखो स्टार्टिंग में तो हमारी स्टार्टर मोटर इंजन से जुड़नी जरूरी है तभी हमारा स्टार्ट हो पाएगा इंजन, लेकिन जब स्टार्ट हो जाएगा तो इंजन की गति जो स्पीड है बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर वो जुड़ी रहे मोटर हमारी तो उसकी वाइंडिंग या स्टार्टर मोटर खराब होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, वो डैमेज हो जाएगी। तो ओवर रनिंग क्लच ड्राइव क्या करती है, उसको डिसएंगेज कर देती है स्टार्ट होने के बाद ताकि वो खराब ना हो। तो यहाँ पर यही बताया गया, प्रिवेंट द स्टार्टर मोटर फ्रॉम बीइंग डैमेज, खराब होने से बचाती है जब उस इंजन की स्पीड हाई हो जाती है। व्हेन द इंजन स्टार्ट द ओवर रनिंग क्लच डिसएंगेजेस, ये क्या करती है, डिसएंगेज कर देती है। सो द स्टार्टर मोटर इज नो लॉन्गर ड्राइव बाय द इंजन, और इसके बाद स्टार्टर मोटर इंजन के द्वारा नहीं ड्राइव की जाती, उससे अलग हो जाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम टिक करेंगे ए पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 328 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द बेंडिक्स टाइप स्टार्टिंग सिस्टम। भाई ये हमको दिया गया है बेंडिक्स टाइप स्टार्टिंग सिस्टम, और इसमें ये पूछा गया है ये जो पार्ट है यहाँ पर इसका नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास है एंटी ड्रिफ्ट स्प्रिंग, बी है बेंडिक्स ड्राइव स्प्रिंग, सी है आर्मेचर शाफ्ट और डी है हमारा फ्लाई व्हील। तो फ्लाई व्हील तो हमारा ये है, फ्लाई व्हील तो हो ही नहीं सकता, बचते हैं तीन। तो ये भी याद रखना है जो यहाँ पर दिखाया गया है ये भाई आप देख सकते हैं स्प्रिंग की तरह है। और कौन सा स्प्रिंग है, ये बेंडिक्स ड्राइव स्प्रिंग है। देखो पहली पहचान ये स्प्रिंग है भाई, क्या है ये स्प्रिंग है, और टाइप कौन सी दी गई यहाँ पर बेंडिक्स टाइप है, तो इसका नाम भी बेंडिक्स ड्राइव स्प्रिंग ही है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखो यहाँ पर ऑप्शन में दो ही स्प्रिंग दिए गए, एंटी ड्रिफ्ट स्प्रिंग ये है भाई, यहाँ भी एक स्प्रिंग है, इसको कहेंगे एंटी ड्रिफ्ट, और ये है हमारा जो यहाँ मेन लगा हुआ है इसको बोलेंगे बेंडिक्स ड्राइव स्प्रिंग। तो बी पर टिक करेंगे। उसका काम क्या होता है, इट एंगेजेस द पिनियन गियर विद द फ्लाई व्हील एंड कुशनिंग द पिनियन गियर ड्यूरिंग द एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट, यानी कि ये पिनियन गियर को फ्लाई व्हील से जोड़ता है और कुशनिंग इफेक्ट देता है, ताकि जो एंगेजमेंट है और डिसएंगेजमेंट है वो स्मूथली उसके झटके ना लगे, उस स्प्रिंग का ये काम होता है। तो बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 329, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द सोलेनोइड स्विच। ये आपको सोलेनोइड स्विच का दोबारा से डायग्राम दिया गया है, फिर पूछा गया है कि ये जो पार्ट है भाई एक्स, इसका नाम क्या है। देखो इससे पहले हमने बताया था ये पुल इन वाइंडिंग है, ये होल्ड इन वाइंडिंग है, पिछले क्वेश्चन आया था उसमें बताया गया था। अब पूछा गया है ये जो पार्ट है इसका नाम क्या है, तो याद रखना ये है हमारा शिफ्ट लीवर। देखो आप देख भी रहे हो ये लीवर की तरह है, और किसी भी ऑप्शन में लीवर नहीं है, ये लीवर है, याद रखना ये लीवर है भाई। तो ये कौन सा लीवर है, शिफ्ट लीवर है, बी पर टिक करेंगे। बाकी ऑप्शन चाहे ना देखो, क्योंकि देखोगे आर्मेचर शाफ्ट यहाँ होगी, फ्लाई व्हील यहाँ पर है, और ये पिनियन की तरह भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ये क्या है, लीवर की तरह दिखाई दे रहा है, और ये कौन सा शिफ्ट लीवर है। और जो हमारा सोलेनोइड स्विच है, जो शिफ्ट लीवर है, इससे इनपुट लेके वो रिस्पोंड करता है, यानी कि सोलेनोइड स्विच के लिए जो इनपुट देता है वो एक प्रकार से शिफ्ट लीवर ही देता है, और उसी प्रकार से वो रिस्पोंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज की वीडियो लास्ट क्वेश्चन भी है 330 330, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस यूज्ड इन द स्टार्टिंग सिस्टम। स्टार्टिंग सिस्टम में प्रयुक्त डिवाइस का नाम बताओ भाई, ये डिवाइस यूज की जाती है कौन से स्टार्टिंग सिस्टम में, आपने ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास आर्मेचर शाफ्ट, बी है फ्लाई व्हील,
सी है पिनियन गियर और डी है ओवर रनिंग क्लच। तो भाई ये है ओवर रनिंग क्लच। भाई इस क्वेश्चन का आंसर है डी। डी पर टिक करेंगे, याद रखना है। तो इस प्रकार से जो पीछे हमने एक डायग्राम देखा था ओवर रनिंग क्लच का, उसी का ये पार्ट है, तो इसको बोलेंगे हम ओवर रनिंग क्लच। डी पर टिक करेंगे। उसका काम क्या होता था, जब हमारी मोटर इंजन को स्टार्ट कर देती थी और इंजन की स्पीड ज्यादा हो जाती थी तो जो मोटर है उसको डिसंगेज कर देगी, वो इंजन से जुड़ी नहीं रहती ताकि मोटर खराब ना हो। ये काम होता है हमारा ओवर रनिंग क्लच का। 331 व्हाट इज द टाइप ऑफ द स्टार्टर मोटर सर्किट। भाई स्टार्टर मोटर सर्किट का प्रकार क्या है। देखो ये डायग्राम आपको दिया गया है, ये इसकी वाइंडिंग के कनेक्शन देख के आपने बताना है कौन से टाइप की स्टार्टिंग मोटर है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सीरीज टाइप के बारे में, शंट टाइप के बारे में, कंपाउंड टाइप के बारे में। तो भाई सीरीज टाइप में वाइंडिंग सीरीज में जुड़ी होती है तो ये पैरेलल वाला हिस्सा नहीं होता, तो ये आंसर नहीं है। पैरेलल भी नहीं है क्योंकि पैरेलल के साथ या सीरीज में भी है। शंट में नहीं है, शंट क्यों, शंट में केवल पैरेलल होता, सीरीज नहीं होती। तो मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था जब सीरीज भी और पैरेलल भी वाइंडिंग जुड़ी हो तो इसको बोलेंगे हम कंपाउंड टाइप, यानी उनका मिश्रण है, कंपाउंड टाइप है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जब भी आपको वाइंडिंग ऐसे दिखे, सीरीज टाइप भी और पैरेलल टाइप भी दोनों इकट्ठी दिखे तो वो कंपाउंड टाइप में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी है। डी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 332 व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द स्टार्टिंग सर्किट। भाई ये स्टार्टिंग सर्किट आपको दिया गया है, इसमें जो ये पार्ट है इसका नाम पूछा गया है। इसे पिछली वीडियो में भी सेम डायग्राम आया था, उसमें ये पूछा गया था जो ये पार्ट है इसका नाम क्या है। तो ये थी हमारी सोलेनोइड स्विच की वाइंडिंग। अब ये पूछा गया ये वाला पार्ट क्या है। ऑप्शन आपके पास है सोलेनोइड स्विच, बी है प्लंजर, सी है बैटरी और डी है हमारा स्टार्टर स्विच। तो ये जो पार्ट है भाई प्लंजर की तरह वैसे भी दिख रहा है क्योंकि इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं, तो ये है हमारा प्लंजर। बी पर टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। और प्लंजर का फंक्शन क्या होता है मैंने यहां लिख भी दिया। प्लंजर्स प्राइमरली फंक्शन इज टू एंगेज द स्टार्टर मोटर विद द इंजन्स फ्लाईव्हील, यानी कि मोटर को इंजन के फ्लाईव्हील से जोड़ना इसका काम होता है मुख्य। इनिशिएटिंग द क्रैंकिंग प्रोसेस, यानी कि जो इंजन को स्टार्ट करने वाली प्रोसेस है उसको इनिशिएट करता है, उसको शुरू करता है प्लंजर। तो बी पर टिक करेंगे। तो ये पार्ट हमारा प्लंजर है, ये हमारा वाइंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 333 व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द आर्मेचर वाइंडिंग। ये आपको आर्मेचर वाइंडिंग का डायग्राम दिया गया है, इसमें पूछा गया है जो ये वाला पार्ट है इसका नाम क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है पोल शूज, बी है ब्रूसेज, सी है कम्यूटेटर और डी है हमारा ड्राइव एंड ब्रैकेट। तो ये जो पार्ट है भाई ये पार्ट हमारा कहलाता है कम्यूटेटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। आपने याद रखना है ये आर्मेचर वाइंडिंग है और आर्मेचर वाइंडिंग में जो इधर वाला जो पार्ट है यहाँ शाफ्ट से जुड़ा होता है ये होता है हमारा कम्यूटेटर। इसका फंक्शन क्या होता है, कम्यूटेटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन द आर्मेचर कोइल एज दे रोटेट। जो आर्मेचर कोइल में करंट प्रोड्यूस होता है उस करंट की डायरेक्शन चेंज करने का काम ये करता हमारा कम्यूटेटर। पॉजिटिव से नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव से पॉजिटिव कर देगा, ये फंक्शन होता है हमारे कम्यूटेटर का। तो ये पार्ट क्या हमारा कम्यूटेटर है। नेक्स्ट है हमारा 334 क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द आर्मेचर वाइंडिंग। और फिर वही डायग्राम है आर्मेचर वाइंडिंग का। ये पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था ये वाला पार्ट, ये था हमारा कम्यूटेटर। अब ये जो यहाँ पर वाइंडिंग है इसके बारे में पूछा गया है, ये जो कोयल सी लगी हुई है इसको क्या कहेंगे। ऑप्शन आपके पास है ब्रूसेज, जी नहीं, बी है फील्ड कोयल, अभी मैंने बता दिया कोयल है भाई। तो ये कौन सी कोयल कहलाती है हमारी फील्ड कोयल कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सी ऑप्शन देखते हैं कम्यूटेटर, ये देख चुके थे आप पिछले क्वेश्चन में, ये नहीं होगा। ड्राइव एंड ब्रैकेट ये भी नहीं है इसका आंसर। तो ये हमारी कोयल है और कौन सी कोयल कहलाती है, फील्ड कोयल कहलाती है। तो ये भी आपने याद रखना, दोनों क्वेश्चन सेम डायग्राम से पूछे गए तो दोनों आपको पता होना चाहिए। काम क्या होता है, फील्ड कोयल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड इन द इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर। जो ये फील्ड कोयल है जनरेटर में भी यूज की जाती है, इलेक्ट्रिक मोटर में भी यूज की जाती है। इसका काम होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना या क्रिएट करना। तो बी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 335 व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द अल्टरनेटर। जो अल्टरनेटर लगा होता है हमारे व्हीकल में और इसका काम क्या होता है अल्टरनेटर का, ये एसी प्रोड्यूस करता है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है हमारे व्हीकल में, जो काम आती है हमारे बैटरी को चार्ज करने के लिए और दूसरे जो हमारी गाड़ी में सिस्टम है उनको रन करने के लिए। लेकिन यहाँ पूछा गया उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है, यानी कि उसका सिद्धांत किस सिद्धांत पे काम करता है। तो भाई आप इसको याद रखना, सीधा ये काम करता है विद्युतीय चुंबकीय प्रेषण पर, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर।
जो अल्टरनेटर करंट बनाता है, ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, वो की जाती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रिंसिपल वेयर अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस अ वोल्टेज, और वोल्टेज को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ इन ए कंडक्टर। यानी किसी कंडक्टर में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस करते हो वो चेंज होती रहे, पॉजिटिव से नेगेटिव से चेंज होती रहे, तो उसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, ईएमएफ भी कहते हैं। तो इसी सिद्धांत पे जो अल्टरनेटर है वो करंट प्रोड्यूस करता है या एसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है हमारे व्हीकल में, और बैटरी चार्ज करने या दूसरे ऑपरेटर्स को चलाने वो काम आती है। तो याद रखना वर्किंग प्रिंसिपल क्या अल्टरनेटर का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ओम्स लॉ भी नहीं है, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस भी नहीं, लेंजेस लॉ, ये कुछ और लॉ होते हैं, अगर आपको पता होगा अपने थ्योरी पार्ट में इसको पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 336, व्हाट इज द टाइप ऑफ द डिवाइस? डिवाइस किस प्रकार की डिवाइस है? ये डायग्राम आपको दिया गया है, पूछा गया भाई ये कौन सी डिवाइस है, क्या इसको कहेंगे? ऑप्शन आपके पास है अल्टरनेटर, बी है डिस्ट्रीब्यूटर, सी है इग्निशन कोयल, और डी हमारा कंडेंसर। तो इस पिक्चर को देख लो, याद कर लो, ये हमारा अल्टरनेटर जो हमारी गाड़ियों में लगा होता है बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा ए है, ए पर टिक करेंगे। तो भाई ये है हमारा अल्टरनेटर, और यही वो अल्टरनेटर है जो हमारे इंजन की मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बिजली प्रोड्यूस करता है, जो हमारे कार की बैटरी को रिचार्ज करने और व्हीकल के जो दूसरे सिस्टम है उनको रन करने के काम आता है जब हमारा इंजन चल रहा होता है। अगर अल्टरनेटर खराब हो तो बैटरी चार्ज नहीं होगी, और जब हम उसको व्हीकल को बंद कर देंगे तो बैटरी चार्ज नहीं, दोबारा वो स्टार्ट भी नहीं होगा। तो ये अल्टरनेटर का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, और दिखने में ऐसा होता है, तो इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 337, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द रोटर असेंबली? भाई ये रोटर असेंबली का डायग्राम आपको दिया गया है, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर इसका नाम पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है कनेक्शन टू द रेक्टिफायर, भाई रेक्टिफायर से कनेक्शन, तो यहाँ कनेक्शन जैसे तो कोई बात है ही नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। लेमिनेटेड कोर भी नहीं है। सी है स्लिप रिंग, ये आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का सी, ये होती है हमारी स्लिप रिंग। भाई क्या है हमारी? स्लिप रिंग है, फील्ड कोइल भी ये नहीं है, तो आपने ये याद रखना है। और मैंने ये एक डायग्राम और ले लिया है, यहाँ पर ये रोटर असेंबली का और पार्ट भी पूछ ले तो वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये जो यहाँ दिखाई गई यहाँ पर वाइंडिंग है, ये जो दिखाई गई है ब्रोसेज है, ये यहाँ पर स्लिप रिंग है जो क्वेश्चन में पूछी गई थी, और ये जो पार्ट है हमारा ये रोटर कोर कहलाएगा, और पीछे हमारा रोटर शाफ्ट है। तो कोई भी पार्ट पूछ ले तो आप बता सकते हो रोटर असेंबली में से। इसमें पूछा गया था ये वाला पार्ट, ये कहलाता हमारा स्लिप रिंग, सी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 338, व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड टू मेक द डायोड? डायोड को बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? देखो भाई डायोड का प्रयोग क्यों करते हैं, कहाँ इसका यूज किया जाता है? डायोड हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और जो डायोड बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल से। अब ऑप्शन देखते हैं, ए है माइका यानी कि अभ्रक, बी है सिलिकॉन, सी है एल्यूमिना फॉइल, और डी हमारा ग्रेफाइट। जैसा कि मैंने बताया जो डायोड है वो किससे बनते हैं? हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनते हैं, और यहाँ सेमीकंडक्टर मटेरियल एक ही है, कौन सा? सिलिकॉन। तो याद रखना जो डायोड है जनरली मुख्य तौर पर किससे बनाए जाते हैं? सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। हालांकि जैसे जर्मेनियम है और भी कई सेमीकंडक्टर मटेरियल जिनसे डायोड बनते हैं, लेकिन ना तो ये ऑप्शन में है, और मुख्य तौर पर ज्यादातर सिलिकॉन का ही प्रयोग किया जाता है। तो अगर साथ में दूसरी ऑप्शन भी दे रखे हो तब भी सिलिकॉन पे आप टिक कर सकते हो, वो ठीक रहेगा। लेकिन अगर सिलिकॉन नहीं है, यहाँ जर्मेनियम दिया होता तो आप जर्मेनियम पे टिक कर सकते थे। डायोड को बनाने के लिए जर्मेनियम आदि सेमीकंडक्टर का प्रयोग भी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 339, which part of Bendix drive starting system limit the turning of the sleeve on the armature shaft? यानी कि Bendix drive starting system का कौन सा हिस्सा आर्मेचर शाफ्ट पर स्लीव के घूमने को भाई सीमित करता है? जो बेंडिक्स ड्राइव स्टार्टिंग सिस्टम था उसका डायग्राम आया था, वहां मैंने दिखा भी था ये वाला पार्ट। ऑप्शन देख लेते हैं, पिनियन, बी है बेंडिक्स ड्राइव स्प्रिंग, सी है एंटी ड्रिफ्ट स्प्रिंग, और डी है हमारा फ्लाईव्हील। तो ये था हमारा बेंडिक्स ड्राइव स्प्रिंग। इसके दो क्वेश्चन आए थे डायग्राम दिखा के कि बेंडिक्स ड्राइव स्टार्टिंग सिस्टम में बेंडिक्स ड्राइव स्प्रिंग कौन सा है, वो आप देख सकते हो, पिछली वीडियो में था। तो इसी का काम होता है भाई हमारा आर्मेचर शाफ्ट के स्लीव को घूमने को सीमित करता है, उसको टर्न करने से लिमिट लगाता है कितना उसको घूमना है, तो उसको लिमिट में रखता है कौन? बेंडिक्स ड्राइव स्प्रिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 340,
What is the purpose of the slot provided in the laminated cylindrical iron core of the stator assembly? स्टेटर असेंबली के लेमिनेटेड बेलनाकार लोहे कोर में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? जो लेमिनेटेड सिलेंडर कोर होती है उसमें स्लॉट छोड़े जाते हैं, उस स्लॉट का उद्देश्य आपने बताना, क्या उसका यूज होता है, क्यों स्लॉट छोड़े जाते हैं। ए है फॉर द लुब्रिकेशन, जी नहीं। बी है फॉर फिटिंग इंसुलेटेड वाइंडिंग, बिल्कुल, जो इंसुलेटेड वाइंडिंग है उसको फिट करने के लिए स्लॉट दिए जाते हैं, खांचे दिए जाते हैं। स्लॉट का मतलब समझ लो भाई, खांचे। तो उन खांचों में हमारी जो इंसुलेटेड वाइंडिंग है आसानी से फिट हो जाए, एक जगह पर वो स्थित हो जाए, इसलिए वो स्लॉट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो फॉर फिटिंग इंसुलेटेड वाइंडिंग। फॉर इजी फिटिंग, जी नहीं। प्रोवाइड द स्पेस फॉर कूलिंग, बिल्कुल भी नहीं। तो याद रखना, जो स्लॉट प्रोवाइड किए जाते हैं उनका काम क्या होता है, इंसुलेटेड वाइंडिंग को फिट करने के लिए, जो अच्छे से फिट हो जाए उसको फिटिंग देने के लिए वो स्लॉट या खांचे दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 341, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवररनिंग क्लच इन द स्टार्टिंग सिस्टम? भाई ओवररनिंग क्लच के भाई कई क्वेश्चन पिछले वीडियो में आ चुके हैं, मैंने समझाया था ओवररनिंग क्लच का मेन काम क्या होता है। जब हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है तो इंजन की स्पीड ज्यादा हो जाती है, तो उस मोटर को डिसएंगेज कर देता है। जो स्टार्टिंग मोटर होती है जिससे इंजन स्टार्ट हुआ था वो उससे जुड़ी ना रहे, और जिसकी वजह से हमारी मोटर खराब भी हो सकती है, तो ओवररनिंग क्लच उसको क्या कर देती है, डिसएंगेज कर देती है, उसको हटा देती है। यही उसका फंक्शन होता है। अब ऑप्शन में देख लेते हैं। ए ऑप्शन है प्रोटेक्ट द आर्मेचर फ्रॉम द डैमेज, बिल्कुल, आर्मेचर को नुकसान से बचाने के लिए। भाई मोटर में जो आर्मेचर होती है, मोटर क्या लो, यहाँ पर मोटर भी हो सकती थी, भाई मोटर को डैमेज होने से बचाने के लिए, या मोटर में जो आर्मेचर होती है उसको खराब होने से, डैमेज होने से बचाने का काम होता है हमारी ओवररनिंग क्लच का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। ओवररनिंग क्लच का मुख्य उद्देश्य यही है, जब इंजन स्टार्ट हो जाए तो वो स्टार्टिंग मोटर को क्या कर लेता है, डिसएंगेज कर देता है, उसको इंजन से जुड़े नहीं रहने देता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 342 342, हाउ द अल्टरनेटर फील्ड टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द बैटरी? जो अल्टरनेटर फील्ड टर्मिनल होते हैं बैटरी से कैसे जुड़े होते हैं? ऑप्शन आपके पास है बाय इग्निशन स्विच, बाय इंडिकेटर लैंप, बाय चार्ज इंडिकेटर और बाय द वोल्टेज रेगुलेटर। तो आपने याद रखना, जो अल्टरनेटर फील्ड टर्मिनल होता है और बैटरी होता है, इनके बीच में भाई इग्निशन स्विच होता है, यानी कि ये इग्निशन स्विच के द्वारा जुड़े होते हैं। यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि अल्टरनेटर फील्ड टर्मिनल है बैटरी से किस प्रकार जुड़ा होता है, किसके द्वारा जुड़ा होता है? तो याद रखना बाय इग्निशन स्विच, उनके बीच में इग्निशन स्विच लगा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको हम डायरेक्टली नहीं जोड़ते बल्कि इग्निशन स्विच लगाते हैं पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 343, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ड्राइव एंड फ्रेम इन द अल्टरनेटर? अल्टरनेटर में ड्राइव एंड फ्रेम का कार्य क्या है? ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर शायद 317 या 318 था, उसमें ड्राइव एंड फ्रेम का पिक्चर दिया गया था और पूछा गया था भाई अल्टरनेटर का कौन सा पार्ट है। तो वहां पर हमने ड्राइव एंड फ्रेम को टिक किया था और बताया था इसका काम क्या होता है। ये सपोर्ट करता है रोटर को और उसको हाउसिंग प्रोवाइड करता है। भाई इसमें हमारा रोटर फिट हो जाता है, उसको सपोर्ट देने का काम करता है। अब ऑप्शन देखते हैं, कैरियर द ड्राइविंग पुली, जी नहीं। बी है कनेक्टिंग टू द स्प्रिंग लोडेड ब्रश, स्प्रिंग लोडेड ब्रश को जोड़ना, जी नहीं। अलाउ द करंट फ्लो इन द वन डायरेक्शन, करंट से इसका कोई मतलब नहीं है। डी है सपोर्ट द प्री लुब्रिकेटेड सील्ड बियरिंग, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा भाई, डी पर टिक करेंगे। अभी मैंने बताया क्या करता है, ये रोटर को सपोर्ट करता है, उसकी हाउसिंग करता है, और रोटर की हाउसिंग किसमें होती है, बियरिंग में होती है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, ये जो हमारा ड्राइव एंड फ्रेम, इसमें एक सील्ड बियरिंग लगी होती है, यानी कि प्री लुब्रिकेटेड सील्ड बियरिंग इसमें फिट होती है, उसको ये सपोर्ट करता है, उसी में फिर हमारा रोटर लगता है। तो चाहे रोटर को सपोर्ट करना हो इसका उद्देश्य, या सील्ड बियरिंग का, दोनों एक ही बात है। तो अगर रोटर भी दिया हो उस पर भी टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं दिया गया है। यहाँ सपोर्ट द प्री लुब्रिकेटेड सील्ड बियरिंग, प्री लुब्रिकेटेड सीलबंद बियरिंग को सपोर्ट करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 344, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोलिनॉइड स्विच? जो सोलिनॉइड स्विच होता है उसका उद्देश्य क्या है, उसका कार्य क्या है, क्यों उसको यूज करते हैं? ऑप्शन आपके पास है ओपन एंड क्लोज द सर्किट बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बिल्कुल भी नहीं। बी है स्टेप डाउन वोल्टेज फ्रॉम द प्राइमरी टू सेकेंडरी वाइंडिंग, जी नहीं। क्लोज द कॉन्टेक्ट बिटवीन द बैटरी एंड स्टार्टिंग मोटर, जी हाँ, बैटरी और स्टार्टिंग मोटर के बीच का संपर्क बंद करने का इसका काम होता है, उद्देश्य होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, शिफ्ट द लीवर टू द एंगेज प्लंजर, जी नहीं, ये भी इसका आंसर नहीं रहेगा। तो इसका काम था क्लोज द कॉन्टेक्ट बिटवीन द बैटरी एंड स्टार्टिंग मोटर। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, द सोलिनॉइड स्विच इन द स्टार्टिंग मोटर एक्ट एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच, एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच काम करता है। उसका काम क्या होता है, दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ हाई करंट फ्रॉम द बैटरी टू द स्टार्टिंग मोटर, बैटरी में से जो करंट फ्लो करता है स्टार्टिंग मोटर में उसको ये कंट्रोल करता है। भाई तो यहाँ भी ये दिखा गया ना,
क्लोज द कॉन्टैक्ट बिटवीन द बैटरी एंड स्टार्टिंग मोटर, उनके बीच में जो कॉन्टैक्ट है उसको क्लोज करता है, या ऐसे कह सकते हैं जो हाई फ्लो ऑफ द करंट है उसको कंट्रोल करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 345, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रोटर असेंबली, जो रोटर असेंबली है उसका कार्य क्या है, उसका फंक्शन क्या है। ऑप्शन आपके पास है, स्पोर्ट द प्री लुब्रिकेटेड सील्ड बियरिंग, यहां पर सील्ड होगा भाई, सील्ड बियरिंग, ये इसका काम नहीं है क्योंकि ये काम किसका था, ड्राइव एंड फ्रेम का, पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। बी है, कैरीज द ड्राइविंग पुली एंड द कूलिंग फैन, यस ये इसका आंसर है भाई। क्या करता, जो रोटर असेंबली है वो ड्राइविंग पुली, जिससे वो ड्राइव होगा चलेगा, वो पुली को कैरी करता है और कूलिंग फैन को भी कैरी करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सी देखते हैं, अलाउ द करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन, बिल्कुल भी नहीं। सपोर्ट द रेक्टिफायर माउंटिंग प्लेट, जी नहीं। तो जो हमारी रोटर असेंबली है उसका काम है कैरी द ड्राइविंग पुली एंड द कूलिंग फैन, मैंने ये लिखा है। एसेंशियली जो हमारा रोटर असेंबली है, इट इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट अनेबल द मोटर और जनरेटर टू डू इट्स वर्क, ये एक रोटेटिंग पार्ट होता है और ये मोटर और जनरेटर के काम करने को अनेबल करता है, उसकी वजह से ही मोटर और जनरेटर काम कर पाते हैं। तो ये कैरी द ड्राइविंग पुली में ड्राइविंग पुली लगी होती है, उसको कैरी करता है हमारी रोटर असेंबली। 346, which type of winding is connected to the starter switch in the solenoid switch, भाई solenoid switch में स्टार्टर स्विच से किस प्रकार की वाइंडिंग जुड़ी होती है। ये क्वेश्चन कई बार मैं समझा चुका हूं, जो स्टार्टर स्विच से सोलिनॉइड की स्विच की जो वाइंडिंग है कैसे जुड़ी होती है। भाई मैंने बताया था सोलिनॉइड स्विच में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक होती है पुल इन वाइंडिंग, एक होता है होल्ड इन वाइंडिंग। बाकी ये वाइंडिंग नहीं होती तो इस ऑप्शन को देखने की जरूरत भी नहीं है। कंपाउंड वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, तो ये आंसर भी नहीं हो सकते। तो दो तरह की वाइंडिंग है। यहाँ पूछा गया कि स्टार्टर स्विच से कौन सी जुड़ी होती है। देखो पुल इन वाइंडिंग का काम ही स्टार्ट करना होता है भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यही हो जाएगा, यही जुड़ी होगी हमारे स्टार्टर स्विच से, क्योंकि पुल इन का काम क्या है, उसको एंगेज करके स्टार्टर स्विच को जोड़ना है, खाली पुल करना है, खींचना है। होल्ड इन वाइंडिंग क्या करती है, उसको होल्ड करके रखती है ताकि वो जुड़ा रहे। तो यहां पूछा गया था स्टार्टिंग स्विच से कौन सी वाइंडिंग जुड़ी होती है हमारे सोलेनॉइड स्विच की, तो स्टार्टर की बात करें तो पुल इन वाइंडिंग जुड़ी होती है, ए पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 347, व्हाट इज द मिनिमम आरपीएम ऑफ द क्रैंकशाफ्ट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द इंजन, इंजन को शुरू करने के लिए क्रैंकशाफ्ट का न्यूनतम जो आरपीएम है क्या होना चाहिए। भाई क्रैंकशाफ्ट कम से कम कितने आरपीएम पर घूमे कि इंजन स्टार्ट हो जाए। आरपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि एक मिनट में कितने रेवोल्यूशन होने चाहिए क्रैंकशाफ्ट के कि वो स्टार्ट हो जाए। तो इसको आपको डायरेक्टली ही याद रखना पड़ेगा, क्रैंकशाफ्ट के जो मिनिमम रेवोल्यूशन होते हैं वो है 100 आरपीएम। तो भाई 100 आरपीएम तो जरूर से जरूर होने चाहिए किसी इंजन को स्टार्ट होने के लिए, ये आप डायरेक्टली इसको याद रख लो। 180 आरपीएम भी नहीं होगा, 200 भी नहीं होगा, 150 आरपीएम भी नहीं होगा, हालांकि एक रेंज होती है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आप याद कर लो 100 आरपीएम इसका आंसर होगा। 100 आरपीएम आप आंसर कर सकते हो, तो सी पर टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 348, वेयर द स्टार्टर मोटर लोकेटेड, भाई हमारे व्हीकल में जो स्टार्टर मोटर वो कहां पर स्थित होती है, कहां उसकी पोजीशन होती है। ऑप्शन आपके पास है फ्रंट साइड ऑफ द इंजन, इंजन के अगले भाग में। बी है रियर साइड ऑफ द इंजन, इंजन के पिछले भाग में। सी है टॉप साइड ऑफ द इंजन, इंजन के ऊपरी भाग पर। और डी है हमारा बॉटम ऑफ द इंजन, इंजन के निचले भाग में। तो याद रखना जो स्टार्टर मोटर होती है वो लगी होती है इंजन के पिछले भाग में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रियर साइड ऑफ द इंजन, इंजन के पिछले भाग में। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, द स्टार्टर मोटर इज टिपिकली लोकेटेड एट द रियर और द बैक ऑफ द इंजन। भाई ज्यादातर जो इंजन है उसके पिछली साइड में, रियर साइड में, बैक साइड में लगी होती है, और बिटवीन इंजन एंड ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन और इंजन के बीच में स्थित होती है हमारी स्टार्टर मोटर, जो कि इंजन को स्टार्ट करने के काम आती है। तो पी पर टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 349, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सीरीज वाइंडिंग टाइप स्टार्टर मोटर, सीरीज वाइंडिंग प्रकार के स्टार्टर मोटर का क्या लाभ है। पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे स्टार्टर मोटर है उसमें किस प्रकार की वाइंडिंग ज्यादातर यूज की जाती है, तो वो यूज की जाती है सीरीज वाइंडिंग टाइप। और इसका फायदा क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, हालांकि मैं ये बता चुका हूं। इसका एडवांटेज क्या होता है, ये हाई टॉर्क प्रोड्यूस करती है भाई, कम स्पीड पर भी, ये इसका फायदा है। ऑप्शन में देख लेते हैं, ए ऑप्शन है प्रोड्यूस द हाई स्टार्टिंग टॉर्क, यस यही इसका आंसर भी हो जाएगा, जैसे कि मैंने भी बताया है। जो सीरीज वाइंडिंग है इसका फायदा यही है, जब हमारा इंजन रुका होता है तो इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए ज्यादा टॉर्क की जरूरत होती है।
तो ये जो ज्यादा टॉर्क है ये सीरीज वाइंडिंग में हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो प्रोड्यूस हाई स्टार्टिंग टॉर्क इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं रही है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 350, व्हाई इट इज नेसेसरी टू डिसएंगेज द स्टार्टर पिनियन फ्रॉम द फ्लाईव्हील रिंग गियर वंस द इंजन हैज स्टार्टेड। भाई इंजन चालू होने के बाद फ्लाईव्हील रिंग गियर से स्टार्टर पिनियन को अलग करना क्यों आवश्यक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो ओवर रनिंग क्लच था उसमें डिस्कस किया था कि ओवर रनिंग क्लच का काम ही यही होता है, जब हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है तो जो स्टार्टर मोटर है उसको हम हटा लेते हैं, उसको डिसएंगेज कर लेते हैं। किससे? हमारे इंजन से, इंजन के फ्लाईव्हील से। क्यों कर लेते हैं? ताकि जो मोटर है वो खराब ना हो, उसकी वाइंडिंग, उसकी आर्मेचर वो डैमेज ना हो। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है प्रिवेंट द डैमेज टू द स्टार्टर मोटर, स्टार्टर मोटर को होने वाले नुकसान से रोकने के लिए। बिल्कुल भाई, जब इंजन स्टार्ट हो जाता है तो उसकी गति, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है स्टार्टर मोटर की गति से। तो स्टार्टर मोटर भी अगर उसी गति से घूमती रहे इंजन से जुड़कर तो उसके खराब होने के चांसेस हो जाते हैं, वो डैमेज हो सकती है। इसलिए ओवर रनिंग क्लच के द्वारा उसको डिसएंगेज कर दिया जाता है। ये क्वेश्चन में पूछा गया था, क्यों जरूरी है स्टार्टर पिनियन को फ्लाईव्हील के रिंग गियर से डिसएंगेज करना, वहां से हटाना जब हमारा इंजन चालू हो जाता है। तो स्टार्टर मोटर को डैमेज होने से बचाने के लिए वो ऐसा किया जाता है। ये चीज भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, अब बाकी ऑप्शन नहीं देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 351, हाउ द आर्मेचर वाइंडिंग एंड्स आर कनेक्टेड विद द कम्यूटेटर। इसमें पूछा गया है कि आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों को कम्यूटेटर से कैसे जोड़ा जाता है। जो आर्मेचर वाइंडिंग के एंड है उसके सिरे हैं, किससे जुड़े होते हैं भाई? कम्यूटेटर से। तो इसको कैसे जोड़ा जाता है, कौन सी प्रोसेस होती है? ऑप्शन आपके पास है बाय वेल्डिंग, वेल्डिंग के द्वारा, बी है बाय सोल्डरिंग, सोल्डरिंग के द्वारा, सी है बाय रिवेटिंग, रिविट्स के द्वारा, डी है बाय ब्रेजिंग या ब्रेजिंग करके हम इसको जोड़ते हैं। तो आपने याद रखना, जो आर्मेचर वाइंडिंग के एंड है कम्यूटेटर से बाय सोल्डरिंग के द्वारा जोड़े जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा, सोल्डरिंग। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि वाइंडिंग के एंड और कम्यूटेटर किस प्रकार से जुड़ते हैं, तो ये जोड़े जाते हैं सोल्डरिंग प्रोसेस के द्वारा। पीपल टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 352, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द अल्टरनेटर। जो अल्टरनेटर है उसका उद्देश्य है, इसमें पूछा गया। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने बताया था अल्टरनेटर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। किसमें? हमारे व्हीकल में। और ये काम कहाँ आती है इलेक्ट्रिसिटी? हमारे व्हीकल की बैटरी को चार्ज करने के लिए और जो व्हीकल के दूसरे पार्ट हैं उनको रन करने के लिए। अब यहाँ उद्देश्य पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी एट द हाई आरपीएम, हाई आरपीएम पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। बी है प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी एट द लो आरपीएम। सी है प्रोड्यूस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक सप्लाई एट द हाई आरपीएम। डी है प्रोड्यूस वेरिएबल इलेक्ट्रिक सप्लाई एट द हाई आरपीएम। देखो, जो सप्लाई है ये इसका असली, जो इसका फायदा भी कह सकते हैं, पर्पज भी कह सकते हैं। भाई ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है लो आरपीएम पर भी। अगर इंजन बहुत कम गति से घूम रहा है, रेवोल्यूशन पर मिनट लो है, कम है, तो भी ये ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। यही इसका पर्पज भी आएगा, उद्देश्य भी आएगा, या इसका फायदा भी कह सकते हो कि भी लो आरपीएम पे भी ये ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 353, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डायोड। डायोड का कार्य क्या होता है? पिछले वीडियो में क्वेश्चन आया था डायोड किससे बने होते हैं, तो हमने बताया था जो डायोड बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। यहाँ फंक्शन पूछा गया, उसका कार्य पूछा गया है। तो डायोड का कार्य मैंने पिछली वीडियो में जब ये डिस्कस किया तब भी बताया था। डायोड का मुख्य कार्य होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है कन्वर्ट द एसी टू द डीसी। ये इसका आंसर भी हो जाएगा। एसी को डीसी में बदलने का कार्य किसका होता है? डायोड का होता है। बी ऑप्शन देखिए, कन्वर्ट द डीसी टू एसी। कंफ्यूज नहीं होना है, डायोड का काम एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, लेकिन डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम इन्वर्टर का होता है। भाई किसका? इन्वर्टर। इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन एसी को डीसी में कन्वर्ट करना हो तो किसका काम होता है? डायोड का काम। स्टेप अप वोल्टेज जी नहीं, स्टेप डाउन वोल्टेज ये ट्रांसफार्मर के काम होते हैं। वोल्टेज को स्टेप अप करना, स्टेप डाउन करना, ये डायोड का काम नहीं है। तो डायोड का काम था हमारे एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, और ये सिलिकॉन से बनाए जाते हैं ज्यादातर। तो इस क्वेश्चन को याद रखना, ए पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 354, which device is used to prevent the damage to the battery and other electrical accessories। बैटरी और अन्य विद्युत सहायक उपकरणों को नुकसान से बचाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? भाई क्या उपकरण यूज किया जाता है?
ये बचाने के लिए कि बैटरी या जो दूसरे इलेक्ट्रिकल एसेसरीज हैं, उपकरण है, वो खराब ना हो। ऑप्शन आपके पास है वोल्टेज रेगुलेटर, बी है करंट रेगुलेटर, सी है डिस्ट्रीब्यूटर असेंबली और डी है हमारा अल्टरनेटर। देखो अल्टरनेटर तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम आता है, तो ये डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए नहीं यूज किया जाता है, इसलिए ये तो आंसर नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटर असेंबली का भी काम डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब बच गया हमारे वोल्टेज रेगुलेटर और करंट रेगुलेटर। तो वोल्टेज ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, उससे हमारी बैटरी या इलेक्ट्रिकल एसेसरी खराब हो सकती है। तो वोल्टेज रेगुलेटर है वो डिवाइस जिसका यूज किया जाता है इस डैमेज को बचाने के लिए। वोल्टेज अगर रेगुलेट होगी, आप देखते भी हो घरों में भी हम यूज करते हैं, एसी या टीवी में भी यूज की जाती थी पहले, आजकल तो हालांकि नहीं यूज करते। और एसी भी बिना वोल्टेज के आना शुरू हो गया, लेकिन पहले जो एसी थी 3-4 साल पहले, उसमें वोल्टेज रेगुलेटर लगाया जाता ताकि वोल्टेज अगर कम ज्यादा हो जाए तो एसी या दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट हमारे खराब ना हो। इसी प्रकार से यहाँ भी बैटरी और जो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज हैं, उपकरण, उसको डैमेज होने से बचाने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए है, याद रखना। करंट रेगुलेटर नहीं होगा, करंट को रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है। वोल्टेज को रेगुलेट कर दोगे तो करंट अपने आप रेगुलेट हो जाएगा, तो वोल्टेज रेगुलेटर इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 355, व्हाट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ फ्लाईव्हील रिंग टू द स्टार्टर पिनियन रेशियो इज वेरी हाई। अगर फ्लाईव्हील रिंग से स्टार्टर पिनियन अनुपात बहुत अधिक हो तो उसका क्या प्रतिकूल प्रभाव होगा, यानी कि उसका नुकसान क्या होगा भाई, एडवर्स इफेक्ट क्या होगा जो फ्लाईव्हील रिंग है और स्टार्टर का पिनियन, क्योंकि फ्लाईव्हील रिंग और स्टार्टर का पिनियन जुड़े होते हैं, ये तब जुड़ते हैं जब इंजन को स्टार्ट करना होता है। तो इसका जो रेशियो अगर बहुत हाई हो जाए तो क्या उसका इफेक्ट होगा, क्या उसका नुकसान होगा? ए है ऑप्शन में हमारा रिड्यूस द स्टार्टिंग टॉर्क कम हो जाएगा, नहीं। बी है डैमेज द स्टार्टर मोटर, बिल्कुल ये स्टार्टर मोटर को भाई नुकसान पहुंचा देगा, उसको डैमेज कर सकता है, खराब कर सकता है अगर ये रेशियो ज्यादा है तो। बी पर टिक करेंगे, आपने ये याद रखना है। इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क, ना तो स्टार्टिंग टॉर्क को डिक्रीज करता ना इंक्रीज करता, तो ये नहीं होगा। स्टार्टर मोटर फेल्स टू स्टार्ट, स्टार्टर मोटर स्टार्ट नहीं करेगी इंजन को, ये भी नहीं होगा। सिंपल सा आंसर है। पूछा भी गया है कि इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो एडवर्स इफेक्ट यही है जो स्टार्टर मोटर है उसको डैमेज कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 356, व्हाई द ब्रूसेस आर प्रोवाइडेड विद ए कर्वेचर एट द बॉटम इन द स्टार्टिंग सिस्टम। जो स्टार्टिंग सिस्टम होता है उसमें जो ब्रश है इसको बुश भी कह देते हैं। जैसे जनरल भाषा में आपने मिस्त्री से बात करते हो या आप भी यूज कर लेते हो, आप सीधा इसको बुश कह देते हैं, तो उन बुश की बात हो रही है भाई, जो बुश होती हैं, लेकिन एक्चुअली इसका नाम क्या होता है? ब्रशेज होता है, ब्रश कह सकते हैं या ब्रूसेज कह सकते हैं। तो वो कर्व की शेप में दी जाती हैं हमारे स्टार्टिंग सिस्टम में, तो वो कर्व या वक्र फॉर्म में क्यों प्रदान की जाती है, क्या उसका फायदा होता है, ये पूछा गया है। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक लाइन लिख के दी है, इन द स्टार्टिंग सिस्टम ब्रशेज आर गिवन ए कर्वेचर, भाई कर्व फॉर्म दी जाती है, क्यों? एट द बॉटम, निचली साइड पे दी जाती है कर्व, क्यों? टू एंश्योर द मैक्सिमम एंड इवन कॉन्टेक्ट विद द कम्यूटेटर, ताकि कम्यूटेटर के साथ उसका जो कॉन्टेक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके और इवन हो सके, यानी कि ऐसा नहीं हो कहीं से वो कॉन्टेक्ट हो जाए कहीं से वो कॉन्टेक्ट छूट जाए, यानी कि बराबर कॉन्टेक्ट हो जाए और ज्यादा से ज्यादा वो कॉन्टेक्ट में आ जाए, इसलिए वो ऐसे थोड़ा सा मुड़ी होती है, ऐसे कर्व की फॉर्म में होती है भाई ब्रश, तो ये इसका फायदा होता है। अब देख लेते हैं ऑप्शन में। ए ऑप्शन है प्रिवेंट वियर ऑन द कम्यूटेटर, कम्यूटेटर के घिसाव को रोकने के लिए, जी नहीं। बी है प्रोवाइड द मोर कॉन्टेक्ट विद द कम्यूटेटर, कम्यूटेटर के साथ अधिक संपर्क प्रदान करना इसका उद्देश्य होता है, बिल्कुल ये तो मैंने समझाया है भाई, ये मैक्सिमम कॉन्टेक्ट एंड इवन कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करती है कम्यूटेटर के, इसलिए कर्वेचर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम आंसर में बी टिक करेंगे। एंश्योर प्रॉपर हीट डिसिपेशन, उष्मा निष्कासन इसका उद्देश्य नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। प्रोवाइड द वेंटिलेशन टू द कम्यूटेटर, कम्यूटेटर को वेंटिलेशन प्रदान करेगा, जी नहीं, इसका सिंपल सा उद्देश्य है ताकि वो कम्यूटेटर के साथ ज्यादा कॉन्टेक्ट बना सके, इसलिए वो कर्वेचर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 357, व्हाट इज द कंट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ द स्टार्टर मोटर रनिंग बट नॉट क्रैंकिंग। ये कह रहा है कि स्टार्टर मोटर के चलने पर भी क्रैंक न होने के सहायक कारण क्या हो सकते हैं। देखो भाई, जो स्टार्टिंग मोटर है वो रन तो हो रही है, चल तो रही है, लेकिन क्रैंकिंग नहीं हो रही। क्रैंकिंग का मतलब इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, जो घर की आवाज आती है उसको बोलते हैं क्रैंकिंग, यानी स्टार्टिंग जो प्रोसेस होती है उसको क्रैंकिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पूछा गया भाई मोटर रन तो कर रही है लेकिन क्रैंक नहीं हो रही, यानी कि इंजन को स्टार्ट नहीं कर रही, तो इसका क्या कोज हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? ये ऑप्शन है अब नॉर्मली वोर्न ब्रूश, जो बुश है या जिसको ब्रश भी कह सकते हैं वो घिसे हुए हैं, जी नहीं। ओवर रनिंग क्लच स्लिपिंग, यस ये कारण हो सकता है भाई, अगर ओवर रनिंग क्लच बार बार स्लिप कर रही है तो इंजन क्रैंक नहीं करेगा, स्टार्ट नहीं होगा,
जबकि मोटर चलती रहेगी। तो ओवररनिंग क्लच क्या है, स्लिप कर रही है। इसका आंसर हो सकता है बी पर टिक करेंगे। फॉल्टी ईसीएम सर्किट, इससे कोई मतलब ही नहीं है मोटर का। डी है पुअर कॉन्ट्रैक्टिंग एक्शन ऑफ द इग्निशन, ये भी नहीं होगा। सिंपल सा याद रखना, ओवररनिंग क्लच अगर स्लिप कर रही है तो मोटर तो स्टार्ट रहेगी, रन कंडीशन में रहेगी, लेकिन इंजन क्रैंक नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 358, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ वोर्न टिथ ऑफ द रिंग गियर इन द स्टार्टिंग सिस्टम। स्टार्टिंग सिस्टम में रिंग गियर के घिसे हुए दांतों का क्या परिणाम होगा। अगर भाई जो रिंग गियर है स्टार्टिंग मोटर के, और वो किससे जुड़ते हैं, फ्लाईव्हील से जुड़ते हैं, वही वोर्न आउट हो चुके हैं यानी घिस चुके हैं, तो उसका क्या परिणाम होगा। ए है मोटर रनिंग बट टू फास्ट, मोटर चलेगी तो लेकिन बहुत तेज भी नहीं। भाई गियर घिस ही रहे हैं तो जुड़ेंगे नहीं, मोटर फास्ट का तो मतलब ही नहीं बनता, तो ये आंसर नहीं होगा। बी है मोटर नॉट रनिंग, नो ऑपरेटिंग साउंड ऑफ द मैग्नेटिक स्विच, मोटर नॉट रनिंग नहीं, मोटर तो रन करेगी, वो तो बैटरी से जुड़ी है, उसमें वोल्टेज का कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सी है स्टार्टर मोटर रनिंग टू स्लो, भाई जो स्टार्टर मोटर बहुत धीमी स्पीड में चलेगी, जी नहीं। डी है स्टार्टर मोटर रनिंग बट नॉट क्रैंकिंग, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि अगर जो स्टार्टर मोटर के रिंग गियर हैं जो कि फ्लाईव्हील से जुड़ने हैं, इंजन के फ्लाईव्हील से, और फ्लाईव्हील को घुमाएगा, उससे इंजन घूमेगा और हमारा इंजन स्टार्ट हो जाएगा। अब मोटर तो चलेगी, क्योंकि अगर उसके गियर घिसे हुए हैं तो उसके मोटर पे तो कोई इफेक्ट नहीं है, मोटर तो घूमेगी, लेकिन वो आगे फ्लाईव्हील से नहीं जुड़ेगी। अगर वो फ्लाईव्हील से नहीं जुड़ेगी तो इंजन भी नहीं मूव करेगा, इंजन मूव नहीं करेगा, वो क्रैंक नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्टर मोटर रनिंग बट नॉट क्रैंकिंग, डी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 359, व्हाट इज द पॉसिबल कॉज ऑफ मोटर नॉट रनिंग एंड नो ऑपरेटिंग साउंड ऑफ द मैग्नेटिक स्विच, यानी कि मोटर न चलने और चुंबकीय स्विच का कोई ऑपरेटिंग ध्वनि न आने का संभावित कारण क्या हो सकता है। भाई मोटर भी रन नहीं कर रही है और मैग्नेटिक स्विच की भी आवाज नहीं आ रही है, तो क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन ए है बर्न्ट कम्यूटेटर, यानी कि कम्यूटेटर जला हुआ है, जी नहीं। बैटरी डिस्चार्ज, वोर्न ब्रूसेज या वोर्न पिनियन टिप। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि बैटरी डिस्चार्ज है, मोटर भी नहीं चल रही। अगर बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती, इनमें से कोई और कोज होता मान लिया, तो बैटरी हमारी मोटर तो चलती, लेकिन अगर बैटरी ही डिस्चार्ज है तो मोटर भी नहीं चलेगी और मैग्नेटिक स्विच की कोई साउंड भी नहीं आएगी। अगर बैटरी होगी तो जब उसको प्रेस करेंगे बटन को, कुछ ना कुछ तो आवाज आएगी, या उसको घुमाओगे स्विच को, कुछ तो आवाज आनी चाहिए। लेकिन अगर बैटरी ही डिस्चार्ज है तो ना तो मोटर चलेगी, ना उसके मैग्नेटिक स्विच की कोई आवाज आएगी ऐसे खर करके। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 360, Why anti-drift spring is provided in the Bendix drive starting system? भाई Bendix drive starting system में एंटी ड्रिफ्ट स्प्रिंग क्यों प्रदान की जाती है। जब Bendix drive starting system का क्वेश्चन आया था तो मैंने बताया था इसमें दो तरह के स्प्रिंग होते हैं, एक होता है एंटी ड्रिफ्ट स्प्रिंग और एक होता है Bendix ड्राइव स्प्रिंग। तो अब इसमें पूछा गया जो एंटी ड्रिफ्ट स्प्रिंग है उसका क्या काम होता है, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ लिख भी दिया। द एंटी ड्रिफ्ट स्प्रिंग in the Bendix drive is crucial for preventing the starter pinion from drifting into the flywheel before the starter is activated, यानी ये क्रूशियल पार्ट होता है। उसका काम क्या होता है, जो स्टार्टर पिनियन को ड्रिफ्ट नहीं करने देता फ्लाईव्हील की तरफ जब तक वो एक्टिवेट ना हो जाए। ensuring a smooth and reliable engine starting process, जिससे जो इंजन की स्टार्टिंग प्रोसेस है वो रिलायबल भी होती है और स्मूथ भी होती है। अब ऑप्शन देखते हैं। ये ऑप्शन है प्रोवाइड द ग्रिप ओवर द आर्मेचर शाफ्ट, आर्मेचर शाफ्ट को पकड़ प्रदान करता है, जी नहीं। बी है अवॉइड द साइड वे मूवमेंट ऑफ द आर्मेचर शाफ्ट, जी नहीं। प्रिवेंट पिनियन स्ट्राइकिंग फ्लाईव्हील, यस पिनियन को फ्लाईव्हील से टकराने से रोकता है, ये तो समझाया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो स्टार्टर पिनियन है वो ड्रिफ्ट ना करे फ्लाईव्हील की तरफ स्टार्ट होने से पहले ही, वो उसकी तरफ खिसके ना, ड्रिफ्ट ना हो, तो प्रिवेंट पिनियन स्ट्राइकिंग विद द फ्लाईव्हील, पिनियन को फ्लाईव्हील से टकराने से रोकना इसका मुख्य काम होता है। इसलिए इसका नाम भी क्या, एंटी ड्रिफ्ट, यानी कि ड्रिफ्ट ना होने दे किसको, पिनियन को, किसकी तरफ, फ्लाईव्हील की तरफ। तो सी पर टिक करेंगे। रेजिस्ट वियर ऑन द फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील पर घिसाव का प्रतिरोध करेगा, इससे रेजिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा, सी पर टिक। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे हमारे आज की वीडियो के नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है हिंदी और इंग्लिश में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दूसरे साथियों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कर दिया करो। तो धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए। जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।